everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी वन शॉर्ट सीरीज के अंदर आज हम कौन सा चैप्टर खत्म करने वाले हैं? हम लेकर आए हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। वन शॉर्ट कोशिश करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाए, ताकि हम इसके बाद कौन सा शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड विद दिस पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट हम क्या कर लेंगे, रिवाइज। ठीक है, तो वन शॉट फॉर बायोलॉजी कौन सा चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले बेटा ये समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? देखो, बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग, कोई भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनवाएं जो ह्यूमंस के लिए अच्छे हो, उनको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या बायोटेक्नोलॉजी अभी आजकल की ही टाइम के अंदर एक नया फील्ड आया है, या हम बहुत सालों से, मैं आपको अगर ये बोलूँ कि हम बहुत सालों से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो आप मानेंगे इस बात को। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल किसकी है, कर्ड हम बनाते हैं बेटा, पनीर हम बनाते हैं, हम खमीर उठाकर, है ना, यीस्ट से हम बहुत सारे ऐसे बेवरेज इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों के अंदर लिविंग बींग्स का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जो बायोटेक्नोलॉजी है हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बट अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा और एडवांस हो गए हैं और बहुत सारी ऐसी हमने बायोटेक्नोलॉजी के को यूज़ करके हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनवा लिए हैं दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन काइंड्स। ठीक है, तो आज हमें वही पढ़ना है, किस तरह से ये बायोटेक्नोलॉजीज़ के जो प्रोसेस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। राइट, ओके। आपको बेटा ये कुछ यहाँ पे जो हमने पिक्चर लगाई है, इंट्रोडक्टरी पिक्चर, आपको ये कुछ दिख रहे हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स। ठीक है, डीएनए को हमने क्या किया है, बेसिकली हम क्या करेंगे पूरे इस चैप्टर के अंदर, हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी डिजायर्ड जीन है उसको हम किसी भी ऐसे डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देंगे जिसके पास वो वाली डिजायर्ड जीन नहीं है, और हम क्या बना लेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मान लो ये डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, एक सेगमेंट हमारे पास ये है डीएनए का, तो हम इसके कुछ ऐसे कट्स लगवाएंगे। अब आपको पता है डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है हमारे पास, ठीक है, और उन कट की हेल्प से हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मान लो आपस में मिक्स कर दे, तो ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। या इसको बहुत सिंपल करके अगर हम समझे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास देयर इज वन स्टूडेंट, कोई भी मान लो ऐसा बच्चा है आप में से, कोई भी बच्चा, कोई भी नाम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे का नाम मैं ले लेती हूँ गोलू। ठीक है, एक बच्चा है हमारे पास मोलू। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू समझना बेटा, थोड़ा सा ये समझना कि बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे क्या, हमें क्या करना है, जीन्स को यहाँ से उठा के वहाँ डालना है, अपनी मर्जी की जीन्स को डाल के हम क्या बना देते हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो डीएनए के साथ, जो जीन्स के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, क्यों, ताकि हमें हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिल सके। ठीक है, वो पूरा इस चैप्टर का रहेगा ओवरव्यू। मान लो अब ये जो गोलू बच्चा है, ये जो गोलू नाम का बच्चा है, इसके पास क्या है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही सिंसियर वाला बच्चा है। ठीक है, दिस बच्चा इज वेरी वेरी सिंसियर, इंटेलिजेंट। ठीक है, और जो मोलू बच्चा है ना, दिस इज एकदम नालायक वाला बच्चा। ठीक है, नालायक मम्मी की भाषा में अगर पूछो तो दिन भर आवारागर्दी करने वाला बच्चा, जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जो सिवाय बस परेशान करने का और कुछ नहीं करता। ठीक है, अब मोलू की मम्मी ये चाहती है कि मेरा बेटा जो है वो गोलू के जैसा बन जाए। ठीक है, तो अब इस काम में साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी यूज करके क्या कर सकते हैं, इसके जो इंटेलिजेंसी वाले जीन्स हैं, अगर उन जीन्स को निकाल कर इस मोलू के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएं, तो शायद मोलू भी बहुत सिंसियर और इंटेलिजेंट वाला बच्चा बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जीन्स लेके कौन जाएगा, उसके लिए हमें चाहिए कुछ ऐसे वैक्टर्स, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक बच्चा ले लेते हैं सैम, है ना, या सपोज हमने उसको कुछ ऐसा, सैम भी हमने उसको ऐसा किया, कुछ फ्रूट दे दिया, कुछ हमने उसको उसकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जिसकी वजह से इसकी इंटेलिजेंसी वाली जीन यहाँ मोलू के पास चली जाए। बस यही है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है,
मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेटा यूज करना है हमें, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमने जीन एक से दूसरे के अंदर पहुंचा दी तो हमारे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। कुछ हमने बेटा इन चीज़ों को ब्रीफ डिस्कशन भी किया हुआ है। जैसे आजकल हम बात करें, कि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप कर ली हैं जिसकी वजह से, देखो मेरी बात सुनो, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनके पास जो क्या करते हैं, रात में शाइन करते हैं ड्यू टू देयर ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, ठीक है। जुगनू जैसे कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो रात को चमकते हैं, ल्यूसीफेरिन जीन। तो ये ल्यूसीफेरिन क्या है बेटा, दिस इज अ प्रोटीन। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जब भी कोई प्रोटीन होती है तो प्रोटीन को बनाने वाली कौन होती है, देयर मस्ट बी सम जीन, ठीक है। तो हम अब क्या करें, इस जो रात को शाइन करने वाली प्रोटीन को बनाने वाली जीन को यहाँ से निकाल कर अगर हम फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दें तो क्या प्लांट रात को शाइन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर भी ये वाली प्रोटीन आ जाएगी जिसकी वजह से प्लांट्स रात में शाइन करेंगे एंड दे कैन एक्ट एज स्ट्रीट लैम्प्स। इनको हम स्ट्रीट लैम्प्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या हम एक काम करें, बहुत सारे ऐसे जैसे कि इंसुलिन हमने बनवा ली, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स बनवा ली, बहुत सारे हमने एडिबल प्रोडक्ट्स बना लिए जिनको हम वैक्सीन की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। तो आज हम इसी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये हुआ बेटा एक इंट्रोडक्शन। चलो सबसे पहले अब आप ये देखो कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, है ना। हमने ये देखा जीन इधर से उठाई उधर डाल दी थ्रू सम वेक्टर और दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, हम ये बोल रहे हैं। बट अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें देन व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इज, सिंपल सी बात है बेटा, बायो का मतलब होता है लिविंग, टेक्नोलॉजी का मतलब है कोई ना कोई ऐसी टेक्निक, ठीक है। हमें कोई इंजीनियर्स, हम जेई वाले बच्चों को इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं आपकी बायोलॉजी में, ठीक है। तो इट इज़ द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वो टेक्निक है जिसके अंदर हम लाइव ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं या उनके एंजाइम्स को, किस लिए, फॉर products and processes which are useful to humans। हर जगह मतलबी इंसान है ह्यूमन, हर जगह अपना फ़ायदा ढूंढता है और यही फ़ायदा किसके अंदर ढूंढ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में भी ढूंढ रहा है। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करो, उनके एंजाइम्स को यूज़ करो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनवा लो जो ह्यूमंस के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, राइट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पूरा नाम बोलेंगे EFB। EFB अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFB, आप बोलेंगे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोटेक की डेफिनेशन क्या है, देखो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB वो डिफाइन करती है बायोटेक्नोलॉजी को एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को भी मिला दो और ऑर्गेनिजम्स को, उनके सेल्स को, उनके पार्ट्स को, या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स वही वाले मॉलिक्यूल है बेटा जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज DNA, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, इनके एनालॉग्स को यूज़ करो, किस लिए, इनसे प्रोडक्ट्स बनवाओ, इनकी सर्विसेज को यूज़ करो। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, चाहे उनके सेल्स को यूज़ करो, चाहे उनके किसी पार्ट्स को यूज़ करो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनवाओ, चाहे मॉलिक्यूलर एनालॉग से हेल्प से जो सर्विसेज ऐसी करो जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। दैट इज़ EFB का डेफिनेशन, ओके। अब देखो बेटा, माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस, क्या हम उनको बायोटेक्नोलॉजी बोल दें? क्यों ना बोले, बायो मतलब लिविंग, तो क्या माइक्रोब्स भी तो लिविंग ही है ना। माइक्रोब्स आर लिविंग, दैट मीन्स बायो, और उनकी टेक्निक्स हम ऐसे यूज़ करें कि उनसे जो भी हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं वो हम ले लें अपने फ़ायदे के लिए।
ठीक है। जैसे कि दही बनाना कोई नई बात नहीं है, घर पे मम्मी क्या करती है बेटा, थोड़ा सा मिल्क लेती है, उसके अंदर थोड़ा सा खट्टा डालती है जिसको जावन बोलते हैं ना, और सुबह तक वो पूरा का पूरा जो दही है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज पूरा का पूरा जो मिल्क है, मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सदियों से हम दही बनाते आ रहे हैं। ठीक है, हम ब्रेड बनाते हैं, हम वाइन बनाते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में, बेवरेज इंडस्ट्री में यीस्ट को यूज करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। ये क्या है, दिस आर ऑल बायोटेक्नोलॉजी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। वो कपल्स जिनके बेबीज नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जाइगोट बनवा रहे हैं बाहर लैब में, स्पर्म ले रहे हैं, ओवम ले रहे हैं, जाइगोट बनवा रहे हैं, और ऐसी ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करके हम एक लिविंग बेबी को बर्थ देने की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो बायोटेक। देन हम नई नई जीन्स को सिंथेसिस करवा रहे हैं, और हम जीन्स को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को यूज कर रहे हैं, हम DNA को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास डिफेक्टिव जीन्स है आज के टाइम में हम उनको करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे आपके ना मतलब किस किन चीज़ों के साथ बायोटेक्नोलॉजी डील करती है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम DNA वैक्सीन को प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो वैक्सीन का कंसेप्ट क्या है, वैक्सीन के थ्रू आप डेड और वीकेंड डोज जो है किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, उस वीकेंड डोज को बॉडी फॉरेन एलिमेंट समझकर क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। बाय चांस अगर किसी भी वजह से वो जो वीकेंड डोज है पैथोजन की, वो अगर बॉडी के अंदर जाके सच में एक्टिव हो जाए या पूरी तरह से किल्ड ना हो, तो नुकसान हो जाएगा ना बेटा, फिर तो डिजीज हो जाएगी, है ना। जैसे कि तो पोलियो वैक्सीन जो हम देते हैं, ड्रॉप्स देते हैं, क्या है वो, किल्ड और वीकेंड डोज है। मान लो देयर इज अ रिस्क, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी रिस्क है कि अगर वो वीकेंड डोज भी अगर डिजीज कॉज कर दे किसी भी वजह से, तो क्या होगा। तो ऐसे केस में हम अब क्या करते हैं, हम देखो कोई भी पैथोजन है उसके अंदर जो भी डिफेक्ट मतलब डिजीज कॉजिंग जो प्रोटीन है उसको बनाने वाली कोई भी जीन होगी, राइट। हम उस जीन को आइसोलेट करेंगे और किसी फ्रूट के अंदर डाल देंगे, और जिससे कि अगर वो जो भी पर्सन जब वो फ्रूट खाएगा तो उसके अंदर क्या डेवलप होगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे रिस्क हमने खत्म कर दिया। ऐसे ही हमने कौन सी वैक्सीन बनाई है, एडिबल वैक्सीन बनाई है, कुछ हमने DNA वैक्सीन बनवाई हैं। दिस इज ऑल बायोटेक्नोलॉजी। हमने डिफेक्टिव जीन्स को भी क्या कर दिया है बेटा, करेक्ट कर दिया है। डिफेक्टिव जीन को हमने करेक्ट कर दिया है, ADA है, ठीक है, एडेनोसिन डेफिशिएंसी जो एंजाइम है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम ये सब चीज़ें किसके अंदर डील करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, अब देखो, अब इसके अंदर ना बेटा दो चीज़ें आएंगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग आएगी, मतलब जीन्स के साथ हम इंजीनियरिंग करेंगे। दूसरा हम करेंगे बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहले हम करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी के जो कोर टेक्निक्स है ना ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, राइट। देखो जेनेटिक में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, जीन्स, ये वाली टेक्निक जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA हो सकता है या RNA, उसको हम केमिकली ऑल्टर कर देते हैं। ठीक है, कुछ बेसिस को हम ऑल्टर कर देते हैं और इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाता है। दैट इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। कुछ नहीं किया बेटा, जीन्स के साथ छेड़छाड़ की है ताकि होस्ट का जो फिनोटाइप है हम उसको मॉडिफाई करवा सके, राइट। ओके, चलो, और ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम जीन्स के साथ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये इसके लिए बेटा बहुत सारा हमें स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए होगा। ऐसे नहीं कि हम खुले में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर जाना है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब्स। अब अगर आपको आपकी डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई करवाना है, थोड़ी सी जीन से काम नहीं चलेगा, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करवाना हो अगर, तो हम क्या करेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्जर क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, एक सेकेंड, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। ठीक है, क्या किया हमने, पहला हमने बेटा जीन्स को ऑल्टर किया,
होस्ट के फिनोटाइप को चेंज किया और स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन रखेंगे किसके अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में, ताकि हम हमारी डिज़ायर्ड जीन को, डिज़ायर्ड माइक्रोब्स को या यूकैरियोटिक सेल्स को लार्ज क्वांटिटी के अंदर ग्रो करवा सके और उनसे क्या बनवा सके, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एटसेट्रा बनवा सकें। दैट इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, राइट। चलो आगे आओ। अब देखो, अब बेसिक स्टेप्स क्या है बेटा इस जेनेटिकली जो हम मॉडिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को, उसको हम क्या बोलेंगे, जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जेनेटिकली अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना है तो व्हाट स्टेप्स इन बायोटेक्नोलॉजी वी नीड टू फॉलो। सबसे पहले डिज़ायर्ड जीन को आइडेंटिफाई तो करो, आपको कौन सी जीन चाहिए, आपको कौन सी जीन चाहिए जो होस्ट के फिनोटाइप का पार्ट बने। तो सबसे पहला स्टेप होगा बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। आइडेंटिफिकेशन करना है डीएनए का, डीएनए के ऊपर क्या है, जीन्स, उस डीएनए वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करो जिसके पास क्या है, डिजायर्ड जीन है। देन उस जीन को, उस आइडेंटिफाइड डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दो किसके अंदर, होस्ट के अंदर, राइट। और मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, उस इंट्रोड्यूस्ड डीएनए को मेंटेन भी तो रखना है होस्ट के अंदर, और फिर ये भी होना चाहिए कि ये जो डीएनए हमने चेंज करवाया वो होस्ट के अंदर तो रही रही बेटा, साथ ही साथ वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होने की कैपेबिलिटी भी रखता हो। ठीक है, ये हैं हमारे बेसिक स्टेप्स। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले हमने किया बेटा आइडेंटिफाई करना है डीएनए को डिजायर्ड जीन के साथ, फिर उसको इंट्रोड्यूस कर देना है होस्ट के अंदर, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको होस्ट के अंदर मेंटेन रखेंगे। मेंटेन रखने के साथ साथ इनहेरिटेबल भी होना चाहिए वो जो ऑल्टर्ड डीएनए है, राइट। ओके, तो पहले स्टेप पे आते हैं बेटा, पहले स्टेप पे आते हैं, आइडेंटिफाई करना है डीएनए विद डिजायर्ड जीन्स के साथ। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक थी वो भी तो हम यही कर रहे थे, आर्टिफिशियल जो हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे हम यही तो कर रहे थे। हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, मेरे पास मान लो ये एक प्लांट है ना, ये मेरे पास एक क्या है, प्लांट है। किसका प्लांट है ये, मान लो मेरे पास रोज़ का प्लांट है। एक और मेरे पास प्लांट है किसका, रोज़ का। ठीक है, ओके, मेरे पास क्या है, रोज़ का प्लांट है, ये भी रोज़ है। ठीक है, ये रोज़ की बेटा वाइल्ड वैरायटी है, ये रोज़ की वाइल्ड वैरायटी है, दैट इज डिजीज रेजिस्टेंट। ये जो रोज़ है वो क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है, राइट। ये वाला रोज़ क्या है बेटा, इसका एरोमा बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, बट डिजीज़ को जल्दी कैच कर लेता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करें, हम इसको और इसको दोनों को मिक्स कर दें, है ना, एक का मेल पार्ट ले लें, एक का फीमेल ले लें, और दोनों को हम हाइब्रिडाइज करवाकर क्या कर दें, एक ऐसा वाला प्लांट बनवा दें जिसके पास दोनों तरह की क्वालिटीज़ हों। कौन कौन सी, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो, जिसका एरोमा भी क्या हो, अच्छा वाला एरोमा हो। तो जब हमने ये वाला प्लांट बनवाया, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, दो अच्छी क्वालिटीज़ को हम एक चीज़ के अंदर मिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, बट इसके साथ बेटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है इस वाले प्लांट में ठीक है एरोमा वाली क्वालिटी है, बट हो सकता है कुछ ऐसी जीन्स हो जो हमें चाहिए ही नहीं हो, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हो जो हमें चाहिए ही नहीं इसकी, है ना। इस वाले प्लांट की ऐसे ही हो सकता है, ये भले ही डिजीज़ रेजिस्टेंट है, बट हो सकता है इसके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हो विच वी आर नॉट वांटेड। तो अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी अब इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, नो डाउट हमारे दोनों कैरेक्टर तो आ ही जाएंगे, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो जाएगा, एरोमा भी अच्छा हो जाएगा, बट हो सकता है ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर कुछ अनवांटेड जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हमारे इस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एंटर हो जाएं। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स जो है दैट लीड्स टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। इस बात का याद रखो, कई बार क्या होता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स में हम अनडिजायरेबल जीन को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस केस में
डिज़ायरेबल जीन के साथ, तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो डिज़ायर्ड वाली जीन है वही आगे ट्रांसफ़र की जाएगी, राइट। तो इसलिए हम किसको फॉलो करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को। ओनली डिज़ायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड। आई होप क्लियर है। ओके, आगे आ जाओ बेटा। जो बेसिक प्रोसेस है, कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि जीन्स यहाँ से उठाएंगे और सीधा डाल देंगे, नहीं। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें वेक्टर चाहिए जो हमारी डिज़ायर्ड जीन को होस्ट के अंदर ले जाए। वो वेक्टर कौन हो सकता है, दैट कैन बी डीएनए, दैट कैन बी आरएनए, कोई भी वायरस हो सकता है ना। तो हमें इनको यूज़ करना है। तो वेक्टर डीएनए क्या चाहिए बेटा हमें इसके लिए, वेक्टर डीएनए। जैसे कि प्लास्मिड, प्लास्मिड हमें पता है बेस्ट है बेटा इस वेक्टर के लिए। दिस इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए दैट इज यूज्ड टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। फॉरेन डीएनए, बाहर से जो भी डिजायर्ड जीन हम लाए हैं वो क्या है, एलियन है। एलियन मतलब फॉरेन है। अब उस जीन को होस्ट के अंदर अगर आपको एंटर करवाना है, देन वी यूज प्लास्मिड एज द वेक्टर। देखो, ये मान लो बेटा आपका बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरियल का कौन सा डीएनए है, जीनोमिक डीएनए। ये कौन सा बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, दिस इज प्लास्मिड, दिस इज प्लास्मिड। हम क्या करेंगे, मान लो हमें हमारी कोई डिजायर्ड जीन हमने ले ली, हमने मान लो ये वाला जो पिंक वाली जीन है ये हमारी डिजायर्ड जीन है। हमने क्या किया, प्लास्मिड कैसा होता है बेटा, राउंड होता है। हम इसको पहले सर्कुलर कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे, इसके साथ हमारी वाली डिजायर्ड जीन को अटैच करवा देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर से ऐसे सर्कुलर हो जाएगा और साथ ही हमारी डिजायर्ड जीन भी इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को किसके अंदर डाल दो बेटा, होस्ट के अंदर। होस्ट कौन है, ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर जब हमने इस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को डाला तो अब ये ई कोलाई बन जाता है आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल। मतलब इसका जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो प्लास्मिड के अंदर जीन्स हैं वो चेंज हो गई, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड होस्ट के अंदर, होस्ट कौन है, ई कोलाई। जब ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लास्मिड वाली जीन्स भी मल्टीप्लाई करेंगी और हम इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे पूरे इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। अब देखो, मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए पहुंच तो गया बेटा होस्ट के अंदर, बट ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी भी होना चाहिए। मेंटेन रखेंगे बेटा आप वो जो ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई है, दैट शुड रिमेन ट्रांसफॉर्म्ड एज वेल एज इट इज एबल टू इनहेरिट इट्स रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड इनटू अ नेक्स्ट प्रोजेनीज। A piece of alien DNA has now the sequence called origin of replication। देखो, डीएनए है, बेसिकली एलियन पीस क्या है, डीएनए तो है, डीएनए के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। अब आपको पता है कि रेप्लिकेशन अगर स्टार्ट करना है, अगर उस प्लास्मिड का नंबर बढ़वाना है तो देयर मस्ट बी ओरीसाइट्स। तो इनके पास क्या होंगे, ओरीसाइट, जिनकी जरूरत पड़ेगी बेटा हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, सो इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो एलियन डीएनए है that is integrated into the recipient genome। जो एलियन डीएनए है इसको रिसिपिएंट जीनोम दैट इज ओरी के साथ, ओरीसाइट होनी चाहिए। इट मल्टीप्लाइज एंड इनहेरिट्स अलोंग विद होस्ट डीएनए। वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। ओरीसाइट चाहिए बेटा, मतलब मल्टीपल कॉपीज आपको बनवानी है प्लास्मिड डीएनए की। कैसे बनवाएंगे, जब तक वो जो आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो रेप्लिकेट ना करेगा तब तक हमारा सारा काम फिजूल है। और रेप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, ओरीसाइट चाहिए हमें, राइट। ओके, अब देखो बेटा, दो आपके आते हैं साइंटिस्ट, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर, जिन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बनवाया, ठीक है।
क्या किया, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंसर्टिंग अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब डीएनए मतलब जो प्लास्मिड था उसको हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया। रिकॉम्बिनेंट मतलब जो उसके पास था हमने कुछ डिजायर्ड ऐड कर दिया और वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया उसका। ठीक है, जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने प्रोड्यूस किया था, इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 1972 के अंदर स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, किसको यूज करके, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और आइसोलेट किया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लास्मिड्स से। कौन सा जीन आइसोलेट किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया। दैट वाज अ पीस ऑफ डीएनए, कहाँ से, प्लास्मिड ऑफ, नाम रखेंगे याद, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और इसको लिंक कर दिया गया, इट वाज लिंक्ड विद अ प्लास्मिड वेक्टर और ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई के पास। ई कोलाई के पास अपनी नेचुरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जीन ने ई कोलाई के अंदर एक्सप्रेस किया और ई कोलाई भी क्या बन गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, एज अ रिजल्ट द जीन वाज एक्सप्रेस्ड एंड मल्टीप्लाइड। किसको जाता है बेटा क्रेडिट, कोहन एंड बोयर। 1972 पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, किसके कौन सी जीन ली हमने, डिजायर्ड जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, किसमें से ली, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। किसमें डाली, ई कोलाई में। ई कोलाई के पास अपनी नेचुरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होती है, तो अब ई कोलाई का जो डीएनए है वो क्या बन गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो ई कोलाई के अंदर जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ई कोलाई की इस रिकॉम्बिनेशन के बाद, दैट विल ऑल्सो बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ओके तो बेटा ये जो काम हम इतनी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका जीन निकालेंगे, इसमें डाल देंगे, इसका जीन उसमें कर देंगे, इसके लिए क्या क्या औजार चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हाथ से उठाओगे, हाथ से पकड़ के दूसरे में डाल दोगे, नहीं, टेक्नोलॉजी है भैया। टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसा प्रोसेस हो, हर प्रोसेस के लिए हमें चाहिए कुछ औजार, कुछ टूल्स। तो देखते हैं व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा डीएनए को कट करना है आपको। क्या करना है, कट करना है। कैंची लाओ। कैंची कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लाओ जो डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर सके, जो कट कर सके, ताकि तभी तो हम अपनी डिजायर्ड जीन को हटा सकेंगे, राइट। फिर हमें चाहिए बेटा ऐसे क्लोनिंग वैक्टर्स, क्लोनिंग वैक्टर्स जिनके अंदर हम अपनी डिजायर्ड जीन इंसर्ट करके होस्ट के अंदर उसको मल्टीप्लाई करवा सके। तो हमने क्या बोला, वैक्टर क्या हो सकता है, दैट कैन बी अ प्लास्मिड आइडियल वैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास एक आइडियल वैक्टर है लैब के अंदर आजकल, PBr322, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके पास बेटा टोटल 4,363 बेस पेयर्स है, और इसके पास बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, और एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं इसके पास। ठीक है, हम इस वेक्टर को यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली इन बायोटेक्नोलॉजी। और भी चीज़ें, और भी वेक्टर्स हैं, और इसको हमने क्या डाल दिया बेटा, कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर। होस्ट के अंदर अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है दैट विल मल्टीप्लाई। तो बेसिकली हमें बेटा 3 चीज़ें तो जरूर चाहिए। पहली बात तो हम बात करेंगे, कुछ एंजाइम्स हमें चाहिए पूरे प्रोसेस में। दूसरी बात हमें कुछ चाहिए क्लोनिंग वैक्टर। तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो कॉम्पिटेंट होस्ट जिसके अंदर ये जो हमारी डिजायर्ड जीन है वो मल्टीप्लाई कर सके। ओके देखो सबसे पहले देखो कैंची कहाँ से कट करेगी, मॉलिक्यूलर सीजर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम कहाँ से कट करेंगे। देखो these are the enzymes which cut DNA at specific sites into fragments। ये वो एंजाइम है बेटा जो आते हैं डीएनए को पूरा स्कैन करते हैं, और जहाँ इनको अपनी रिकॉग्निशन साइट मिलती है वहाँ जाके ये क्या करते हैं, डीएनए को कट कर देते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, और
ये कौन से एंजाइम्स को कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? दैट इज न्यूक्लियेजेस. इन आवर प्रीवियस चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूक्लियेजेस. दो टाइप के न्यूक्लियेजेस होते हैं बेटा हमारे पास. एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर की तरफ से कट करे, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है. तो एक्सोन्यूक्लियस देखो, जैसे हमारे पास एक बहुत ही कॉमन सा हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर है, दैट इज इकोआरआई. इकोआरआई देखो क्या कट के, इसकी फेवरेट जगह है GAATTC, जहाँ भी इसको ये वाला पैलेंड्रोमिक, अभी बताऊंगी पैलेंड्रोमिक क्या होता है, पैलेंड्रोमिक साइट मिलेगी, वहाँ ये इकोआरआई G और A के बीच में कट लगा देगा. और कट कराने की वजह से कौन से एंड्स प्रोड्यूस होंगे? स्टिकी एंड. स्टिकी एंड क्या होते हैं? देखो जब हमने इसको कट किया, हमने DNA फ्रेगमेंट को कट करेंगे तो ये देखो इतना पार्ट, ये इतना पार्ट रह गया, ठीक है. अब इसके दूसरा पार्ट कौन सा बन गया बेटा? ये वाला. तो ये जो एंड्स हैं ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जाके इसके ऊपर ऐसे हम स्टिक कर सकते हैं, हम चिपका सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स. स्टिकी एंड्स बनते हैं बेटा एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, नॉट एक्सोन्यूक्लियस. दिस आर रिस्ट्रिक्शन. एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से हम स्टिकी एंड्स बना सकते हैं. ओके आगे आ जाओ. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है, मॉलिक्यूलर सीजर्स हम जिनको बोलते हैं, 1963 के अंदर दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं बेटा? दीज आर द वायरसेस दैट आर इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया. देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को समझते हैं. लेट मी ऐड वन स्लाइड. मान लो बेटा ये आपके पास क्या है, सपोज ये हमारे पास है, एक सेकेंड, ये हमारे पास है एक बैक्टीरियम. ये हमारे पास है बेटा एक बैक्टीरियम, ठीक है. इसको आके अटैक कर देता है एक बैक्टीरियोफाज. कौन आता है? बैक्टीरियोफाज, ठीक है. अब आपको बताइए जो बैक्टीरियोफाज है वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देगा, ठीक है. बैक्टीरिया के पास खुद का भी जेनेटिक मटेरियल है, खुद का भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है. अब वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल आ गया, बैक्टीरियोफाज ने इसको इन्फेक्ट किया. तो प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया के पास अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है. मान लो डिफेंस मैकेनिज्म के चलते इसके पास है बेटा एंडोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस, ये एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? कट करता है द वायरस DNA, वायरस जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. मान लो ये कट करता है T और A साइड पे, मान लो ये T है ये A है, ठीक है. तो यहाँ पे वायरस आया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल अब इसके अंदर एंटर कर चुका है बैक्टीरिया के अंदर. बैक्टीरिया को पता चल गया और उसने क्या किया, अपने डिफेंस में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसके पास आता है. एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्या किया बेटा, इसके इस वाले पार्ट को कट कर दिया, ठीक है. इस वाले पार्ट को कट कर दिया, ठीक है, और अपने आप को बचा लिया. किससे? वायरस के DNA से. बट इस बेचारे एंडोन्यूक्लियस को सिर्फ ये पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर साइट से कट करना है, ठीक है. बट ये पर्टिकुलर साइट बैक्टीरियल के खुद के DNA के अंदर भी हो सकती है, ठीक है. तो अब जब वायरस के DNA कट किया तो हो सकता है ये यहाँ से इसको भी कट कर दे, बैक्टीरिया के खुद के DNA को भी कट कर दे. तो क्या होगा, अगर ये वाला पार्ट भी कट हो जाएगा, और चलो इसको तो कट करके अपनी जान बचा ली, बट खुद के DNA को कैसे बचाए? तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, एक तो एंडोन्यूक्लियस, दूसरा मिथाइलेटिंग एजेंट. ये क्या करता है, खुद के DNA के साथ ये क्या करता है, एक मिथाइलेटिंग एजेंट ऐड कर देता है. खुद को बचाने के लिए मिथाइलेटिंग एजेंट ऐड कर देता है, ठीक है. तो जिसकी वजह से इसने अपने आप को बचा लिया बैक्टीरियोफाज से. भाई नेचर सबको देती है अपने आप को बचाने का मौका, अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म है. अब हमारे साइंटिस्ट को पता लग गया कि देयर इज सम एंजाइम
which prokaryotes are using for their defense। हमने अब क्या किया, हमने इन्हीं एंजाइम्स को यूज करना शुरू कर दिया in our biotechnology to cut the DNA at specific site। और क्योंकि इसने बैक्टीरियोफाज की जो ग्रोथ है बैक्टीरियम के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, और यही वो एंजाइम है जिसके बिना आज हम बात नहीं कर सकते हमारी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस की। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया बेटा, in E. coli were isolated, one enzyme added methyl groups to the DNA ताकि बैक्टीरियम अपने DNA को बचा सके। The other restriction endonuclease that cut DNA। ठीक है, more than आज हम 900 restriction enzymes को हम isolate कर चुके हैं from over 230 strains of bacteria। कितनी strains, 230। कितने restriction एंजाइम्स, 900 से ज़्यादा एंजाइम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से हम आइसोलेट कर चुके हैं। ठीक है, चलो अभी हम नाम भी देखेंगे हम इनको कैसे नेमिंग करते हैं। अब आ जाओ बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा और पढ़ रहे हैं, इनको नेमिंग करना सीखेंगे। कैसे करते हैं बेटा, नेम कैसे, हमने 900 से ज़्यादा मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना लिए डिफरेंट स्ट्रेन्स को यूज़ करके, तो हमने उनको कुछ नाम भी तो रखे होंगे। ठीक है, नामकरण तो बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो हमने इनको नेमिंग करना शुरू किया। देखो सबसे जो मोस्ट कॉमनली आप नाम सुनते हैं दैट इज EcoR1। EcoR1 के अगर आप समझ गए नेमिंग तो आपको सब पता लग जाएगा कि एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कैसे रीनेम किया जाता है, कैसे नेमिंग की जाती है। देखो ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, जीनस को। बैक्टीरियम है हमारे पास आइशर्चिया कोलाई, कौन सा है, आइशर्चिया कोलाई। ठीक है, तो ये है जीनस, ये आपकी क्या है, जीनस। जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट ले लो बेटा ई। स्पीशीज क्या है, कोलाई। कोलाई का सिर्फ 2 अल्फाबेट ले लो स्पीशीज के, CO। आर क्या है, स्ट्रेन है, और 1 क्या है, दैट इज द रोमन नंबर है, विच इज द ऑर्डर जिस ऑर्डर में इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो इस तरह से हमने इसका नाम क्या रखा, EcoR1। आर क्या है, स्ट्रेन, आई क्या है, रोमन नंबर या ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, किस ऑर्डर में हमने उसको आइसोलेट किया। Second 2 letters indicate species of the prokaryotic cell from which they were isolated. For example, EcoRI comes from E. coli RY strain 1-3। तो बट हमें वर्ड क्या लेना बेटा, एक लेंगे, है ना। E. coli RY strain 1-3, तो हम क्या नाम दे रहे हैं, 1। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ये हमने कर लिया, यस। टाइप्स कैसे हैं मैंने आपको बताया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिएजेस वाली कैटेगरी में आते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA, बाहर की तरफ से जो रिमूव कर दे न्यूक्लियोटाइड्स को, दैट इज एक्सोन्यूक्लिएज। और एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं, दे कट एट स्पेसिफिक पोजीशन within DNA and bind to the specific recognition sequences of the DNA and cut the strands at specific points। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस साइड में कट करेंगे। अब ये देखो, ये जो आपका ये वेक्टर DNA है, दिस इज योर वेक्टर DNA। सेम एंजाइम को बेटा हम यूज करेंगे, चाहे हम वेक्टर को कट करें चाहे हम फॉरेन DNA को कट करें, वी शुड यूज द सेम एंजाइम ताकि वो उस पर्टिकुलर साइट पे ही कट लगाए, जिसकी वजह से हम दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन कर सके। ठीक है, देखो क्या हुआ, EcoRI ने कट कर दिया DNA बिटवीन बेसिस G एंड A। हम EcoRI को यूज कर रहे हैं, G और A के बीच में बेसिस को कट किया। जब सीक्वेंस कौन सा मिलेगा, GAA-TTC। जैसे ही GATTC दिखा तो यहाँ से आके कट कर दिया किसको, GA से, और एक कट लगा दिया बेटा यहाँ से GA से। किसने, EcoR1 ने। अब क्या हुआ, फॉरेन DNA को भी कट किया, इसको भी कट किया। अब अगर आप देखो, इसके पास ये वाला एक एंड बच गया, इसके पास ये वाला एंड बच गया।
क्या मैं ये वाला एंड उठा के इसके ऊपर लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ। जैसे ही मैं फॉरेन डीएनए के इस वाले एंड को उठा के वेक्टर डीएनए के ऊपर लगाऊंगी, इनके बीच में हो जाएगी पेयरिंग और ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? ओके, देन आ जाओ बेटा टाइप्स ऑफ, अच्छा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो हमने बात कर ली, न्यूक्लियेजेस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस। जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज HindII, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HindII। अब जल्दी से मुझे ये बता दो HindII का नाम कैसे HindII पड़ा? ठीक है, बैक्टीरियम कौन सा होगा? दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। नेमिंग हम सीख ली ना हमने, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, तो H ले लो बेटा, पहले क्या ले लो? H ले लो। IN किसका ले लो? स्पीशीज का। RD स्ट्रेन है, R क्योंकि हम इको आर के अंदर यूज कर चुके हैं तो हम यहाँ पे नाम D को यूज कर लेंगे। HindII सेकेंड नंबर पे हमने इसको आइसोलेट किया, ऑर्डर है ना। इट कट्स डीएनए बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को कट करता है। पहला आपसे पूछा जाए, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इको आर आई मत लिख देना, क्या लिखोगे? HindII। क्या लिखोगे? HindII। और दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII। रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सा होगा बेटा? ये देखो, HindII के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस विल बी GT, यहाँ पे पायरिमिडिन प्यूरिन, प्यूरिन पायरिमिडिन, यहाँ से कट करेगा बेटा ये सेंटर से 6 बेस पेयर्स का सीक्वेंस होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके कट कर देता है। अगर हम यहाँ से देखें, ये भी हमारे पास डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो ALUL और HE3 ये करते हैं ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस। ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। जब डीएनए को यहाँ बाहर की तरफ से जब कट किया जाएगा तब क्या बनेगा बेटा? एंडोन्यूक्लियस, सॉरी एक्सोन्यूक्लियस। ये देखो ऐसे सेंटर में कट किया, ये कौन से एंड्स है बेटा? दीज आर ब्लंट एंड्स। ये LUL क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ऐसे HE3 क्या कर रहा है? इसमें भी देखो सेंटर में से कट हो रहा है, तो ये भी कौन से एंड्स है? दीज आर ऑल्सो ब्लंट एंड। ब्लंट एंड्स किसकी एक्टिविटी से बन रहे हैं? एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से। तो दैट मीन्स ये दोनों रिस्ट्रिक्शन जो ये जो दोनों एंजाइम है ये कौन से हैं? दीज आर एक्सोन्यूक्लियसेस। ये कौन से है बेटा? एक्सोन्यूक्लियसेस। ठीक है, ओके। BAM H1, HindIII, इको R1, ये तीनों क्या है? एंडोन्यूक्लियसेस। ये क्या बनाएंगे बेटा? स्टिकी एंड्स। देखो BAM H1 कट करता है GG साइड पे, जहाँ पे GG बॉन्ड मिलेगा, G और G के बीच में, ग्वाइनिन और ग्वाइनिन के बीच में। तो इसकी वजह से क्या होते हैं बेटा? जो एंड्स बनते हैं वो थोड़े से ओवर हैंगिंग से बनते हैं। देखो हमने अभी पिछली हमारी स्लाइड के अंदर देखा, यस हमने ये देखा ना, ये ओवर हैंगिंग से स्ट्रेच, ये आधा ऐसे स्ट्रेच कर रहा है ये, और इसका हाफ वाला पार्ट इधर स्ट्रेच कर रहा है। तो ऐसे जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। तो स्टिकी एंड्स किसकी एक्टिविटी से बन रहे हैं? स्टिकी एंड्स आपके बन रहे हैं दैट इज एंडोन्यूक्लियसेस। तो ये कौन से एंड बनाएंगे? स्टिकी एंड्स। दीज आर स्टिकी एंड्स। इनको जोड़ना बेटा इजी होता है और इनको हम ज़्यादा यूज भी करते हैं। ये देखो HindIII ने एडेनिन बेस पेयर के बीच में कट करेगा, दिस इज ऑल्सो स्टिकी एंड। ठीक है, ऐसे ही देखो इको R1 GAA GAG, ये भी क्या बना दिए बेटा? स्टिकी एंड्स। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट ALUL और HE3 ये एक्सोन्यूक्लियसेस है, वेराज एक्सोन्यूक्लियसेस क्या प्रोड्यूस करेंगे? ब्लंट एंड्स। इको RI, BAM H1 और HindIII क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंडोन्यूक्लियसेस। तो रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो आई होप हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि हाउ दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस वर्क। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेसिकली करता क्या है बेटा? ये स्पेसिफिक साइट्स कौन सी होती हैं? वो स्पेसिफिक साइट्स, दीज आर पैलेंड्रोमिक साइट्स। कैसी साइट्स होती हैं? पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी एक वर्ड दे रही है मलयालम, हम अभी बात करते हैं। ये वो सीक्वेंस है, पैलेंड्रोम्स को समझो, ये वो सीक्वेंस है। देखो पैलेंड्रोम को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक काम और कर सकते हैं,
आपके सामने एनसीईआरटी का वर्ड लिख रही हूँ मैं, ठीक है, मलयालम, ठीक है। ऐसे एक वर्ड और लिख रही हूँ डैड, ऐसे एक वर्ड लिख रही हूँ मॉम, ऐसे एक वर्ड लिख रही हूँ नितिन, ऐसे एक वर्ड और लिख रही हूँ नमन, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको चाहे बेटा मैं इस तरफ रीड करूँ चाहे इस तरफ रीड करूँ, ठीक है, दैट विल बी रेड सेम ऑन बोथ द साइड्स। ऐसे ही अगर DAD पढ़ूंगी और यहाँ से अगर DAD पढ़ूंगी दैट विल सेम पढ़ा जाएगा। ऐसे ही मॉम का सेम होगा, नितिन बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ लो चाहे यहाँ से पढ़ लो, ये सारे क्या है बेटा, दिस ऑल आर पैलेंड्रोम्स, दिस ऑल आर पैलेंड्रोम्स, ठीक है। इसी तरह से DNA के कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दे विल एक्ट एज पैलेंड्रोम। जैसे GAATTC किसका है, EQRI का, देखो इसके सामने देखो CTTAAAG। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ रहे हो या इसको ऐसे पढ़ रहे हो दैट विल बी रेड सेम, एक ही जैसे सीक्वेंस पढ़े जाएंगे। ऐसे सीक्वेंसेस को बोलते हैं पैलेंड्रोम्स। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस जो है वो DNA के ऊपर इन्हीं पैलेंड्रोमिक साइट्स को सर्च करते हैं और वहां पे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। It is a sequence of base pairs that read the same on 2 strands in 5 prime to 3 prime and in 3 prime to 5 prime direction. तो 5 प्राइम GATTC और 3 प्राइम 5 GATTC सेम चीज़ है, राइट। तो ये क्या है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, इन्हीं पैलेंड्रोमिक साइट्स पे जाके कट करना, किसको, DNA को। यस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। याद रखोगे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो सेंटर में से कट नहीं करता, वो सेंटर से थोड़ा सा दूर जाके कट करता है, राइट, पैलेंड्रोमिक साइट्स, बट बिटवीन द सेम 2 बेसिस ऑन द अपोजिट साइड। जैसे कि अगर यहाँ से GAA के बीच में कट कर रहा है तो इधर से भी GAA के बीच में ही कट करेगा, ठीक है। मान लो मेरे पास है बेटा EQRI, ठीक है, EQRI अगर यहाँ से कट कर रहा है GAA को, दूसरे स्टैंड पे भी GAA को ही कट करेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सी साइट है, GATTC CTTAAG, ये पैलेंड्रोमिक साइट्स हैं, राइट। On the opposite strand, this leaves single stranded overhanging stretches। ये देखो ये बन गया सिंगल स्ट्रैंड, ये एक सिंगल स्ट्रैंड, इसके ऊपर ही थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंड्स एट द एंड्स। और इनको हमने क्या बोला, स्टिकी एंड्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, स्टिकी एंड्स बोलते हैं, राइट। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि कौन से एंड्स हम यूज करते हैं, हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, स्टिकी एंड्स, ठीक है। Sticky ends form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts। ये देखो sticky end आ गए, ये वाला लाओ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का, ये वेक्टर DNA फॉरेन DNA है, दोनों को जब हम मिला देंगे, दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट DNA। तो स्टिकी एंड्स, दिस स्टिकीनेस, ये जो चिपचिपापन है, ये जो आपस में जुड़ने की टेंडेंसी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, दैट फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ DNA लाइगेज। लाइगेज क्या करता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में ज्वाइन करवाता है। तो उसके काम को किसने आसान किया, इन्हीं स्टिकी एंड्स ने, ठीक है। चलो, व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक बात का याद रखना, चाहे वेक्टर DNA कट कर रहे हो चाहे फॉरेन DNA कट कर रहे हो, एंजाइम एक ही यूज करोगे, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द DNA फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड्स ऑफ स्टिकी एंड्स, दे आर ज्वाइंड बाय DNA लाइगेसेस। स्टिकी एंड्स जिनको ज्वाइन कौन कर देगा, DNA लाइगेसेस। चलो आगे आ जाओ। स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट के साथ DNA लाइगेज के एक्शन को किया और DNA लाइगेज से हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया। देखो इस डायग्राम को, NCERT का डायग्राम है, फॉरेन DNA लेकर आए, फॉरेन DNA लाए और वेक्टर DNA लाए, ठीक है। फॉरेन DNA को भी कट किया, वेक्टर DNA को भी कट किया, इस वाली साइड से देखो, ठीक है।
Same enzyme, same restriction enzyme cutting both foreign DNA and vector DNA at specific points. अपनी NCERT खोल के इस डायग्राम को देखो, लिखा हुआ है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को भी पर्टिकुलर साइट पे कट किया और प्लास्मिड को भी। लाइगेजेस ने क्या किया, अब देखो हमने क्या किया, इसका जो कट पार्ट है हम इसके साथ इसको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो जैसे ही लाइगेज ने ज्वाइन करवाया फॉरेन डीएनए को प्लास्मिड के साथ, तो क्या बन गया, हमारे पास बन गया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब जब ये डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो सेल होस्ट भी ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी की। अब जैसे ये सेल डिवाइड करेगा, इकोलाई जो क्लोनिंग होस्ट है दो जब बनेंगे, तो वैसे ही हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है वो भी डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। Yes, that we have done, right? चलो अब हमारे हैं पार्ट 2 कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में। हमने एंजाइम्स को डिस्कस कर लिया। हमने कौन कौन से एंजाइम डिस्कस किए? हमने लाइगेजेस डिस्कस किए, हमने मोस्ट जो कॉमनली यूज होने वाले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हमने उनको डिस्कस किया, ठीक है। चलो दूसरी चीज़ है बेटा हमारे पास क्लोनिंग वैक्टर्स। क्लोनिंग वैक्टर वो वैक्टर जो हमारी डिजायर्ड जीन को कहाँ लेके जाएगा, फ्रॉम होस्ट के, मतलब फ्रॉम जहाँ से हमने लिया है प्लास्मिड को कहाँ लेके जाएगा, होस्ट के अंदर डिजायर्ड जीन को। इट इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट। ये वो डीएनए मॉलिक्यूल है जो फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है और रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट सेल के अंदर जाकर। जैसे कि क्या हुए, प्लास्मिड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज एज अ वैक्टर। प्लास्मिड्स हो सकते हैं, बैक्टीरियोफाजिस भी हो सकते हैं। चलो आगे देखो, जो प्लास्मिड्स हैं, प्लास्मिड क्या है, दीज आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, अपने आप रेप्लिकेट होने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो मेन डीएनए के अलावा आपको पता है सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, दैट इज प्लास्मिड। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑफ बैक्टीरिया। कुछ प्लास्मिड के पास सिर्फ 1 या 2 कॉपीज होती हैं पर सेल, और कुछ 15 से 100 कॉपीज भी हो सकती हैं पर सेल, राइट। बैक्टीरियोफाजिस जिनका बहुत ज़्यादा नंबर होता है पर सेल, have very high copy numbers of their genome within the bacterial cell। तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। due to very high copy number bacteriophages can be used and प्लास्मिड्स हो सकता है 1 से 2 कॉपी हो, या हो सकता है 15 से 100 कॉपीज भी हो सकती हैं। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, हमारी डिजायर्ड जीन को ले जाने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे ही क्लोनिंग वैक्टर होस्ट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, हमारी वाली डिजायर्ड जो जीन है, लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए है, दैट इज आल्सो मल्टीप्लाइड टू द नंबर्स इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ वैक्टर्स। तो दैट मीन्स अगर हम बैक्टीरियोफाजिस को यूज करते हैं तो हम एक टाइम में बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनवा सकते हैं, किसकी, हमारी डिजायर्ड जीन की, ठीक है। चलो देन आ जाओ, यस क्या क्या खूबियां होनी चाहिए एक क्लोनिंग वैक्टर के पास। सबसे पहली शर्त, अगर आपको मल्टीपल कॉपीज बनवानी है, किसकी कॉपीज बनेंगी बेटा, डीएनए की कॉपीज बनेंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास बहुत जरूरी है ओरिसाइट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जो साइट है दैट मस्ट बी प्रेजेंट विद वैक्टर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन होना चाहिए बेटा सिलेक्टेबल मार्कर जीन। हम कोई भी जैसे निशान लगा देते हैं ना, हम ये देखने के लिए कि मान लो मेरी वाली जो जीन है डिजायर्ड जीन, उसको मैंने होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया, क्या वो अंदर गई है या नहीं गई है। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, कुछ हमारे मार्क्स लगा देते हैं। मार्क्स मतलब कुछ ऐसी निशानी लगा देते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि यस आवर डिजायर्ड जीन हैज एंटर्ड इनटू द
होस्ट। जैसे कि मान लो आप क्या करते हो, कोई ना कोई निशानी लगा देते हो, यस ये चीज़ मतलब मुझे देखना है कि अंदर गई है नहीं गई है, मार्क अपनी तरफ से कुछ ऐसे मार्क्स लगा देते हो। और एक क्लोनिंग वेक्टर के पास इट शुड हैव क्लोनिंग साइट्स जहाँ से वो नंबर बढ़वा सके, ठीक है। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जीन्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए भी हमारे पास क्या होने चाहिए, वेक्टर्स होने चाहिए। तो देखो बेटा, एक बहुत ही आइडियल वेक्टर है हमारे पास PBR322 प्लास्मिड बॉलिवर रोड्रिग्यूज, इसका नाम है 322, ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में करेंगे। इसके पास ना रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जैसे कि मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहाँ पे कट करेंगे इन साइट्स पे, HIND3, ICOR1, BAM-H1, SAL1, PVU, PST, CLAV1। और इस साइट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, कौन सी, 2, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ROP क्या है, दैट इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। ये कौन सी प्रोटीन है, ROP प्रोटीन, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सारी क्या है बेटा, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। और ये कौन सी है, ये टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये है बेटा ओरिस साइट, और ये है प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक आइडियल से इकोलाई के अंदर क्लोन करने वाला वेक्टर है हमारा, दैट इज PBR322। यस, तो सबसे पहले समझते हैं बेटा ओरिस साइट का क्या पर्पस है। देखो, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इट इज अ सीक्वेंस, हमें पता है रेप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, वो सीक्वेंस है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। A piece of DNA linked to ori can replicate within the host cell। अगर आप एलियन पीस ऑफ DNA को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो तो इसके पास ओरी के ऊपर जब हमने लिंक किया तो ये मल्टीप्लाई कर सकता है, बिकॉज रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, ओरिसाइट। Orisite also controls the copy number of linked DNA. So, for getting many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin site, मतलब orisite supports high copy number। तो ऐसा वेक्टर ढूंढो बेटा जिसका ओरिसाइट्स जो जिसके पास ज़्यादा हो और ज़्यादा कॉपी नंबर बनवा सके। क्या है ओरिसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ओके, देन सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं बेटा, हमने ये बोला सिलेक्टेबल मार्कर एक वो जीन है जो हेल्प करती है सिलेक्ट करने में किसको, ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, ठीक है। ट्रांसफॉर्म जिनका DNA ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, उनसे उनको हमें अलग करना है, किन से, जिनका DNA ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। मतलब मेरे पास मान लो अगर कोई, मान लो कुछ बैक्टीरिया में इकोलाई है, अब क्या होगा बेटा, किसी के अंदर तो DNA चेंज हो जाएगा, किसी के अंदर हो सकता है ना भी हो। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसका DNA चेंज हो गया और इसका DNA नहीं चेंज हुआ, तो उसके लिए आप हेल्प किसकी लोगे, सिलेक्टेबल मार्कर की, और एलिमिनेट कर देंगे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, राइट। ओके, अगर एक पीस ऑफ DNA उसको हम इंट्रोड्यूस कर दें होस्ट के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर आपने आपका जो डिजायर्ड जीन वाला DNA है अगर आपने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो गया, उस होस्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सच बैक्टीरियम इज ट्रांसफॉर्मेंट, एंड अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं बेटा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्म जो चेंज हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यही वाला प्रोसेस करेंगे। देन आ जाओ, यस, सिलेक्टेबल मार्कर बेसिकली क्या होते हैं, वो वाली जीन्स होती हैं, स्पेशली ए कोलाई के अंदर। हमने देखा कि ए कोलाई के पास अपनी नेचुरल कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होती है, राइट। Selectable marker of E. coli includes encoding resistant to antibiotics like ampicillin, chloramfenicol, tetracycline, kanamycin, etc. और इस बात को याद रखोगे, normal E. coli cells have no resistance against these antibiotics, ठीक है। तो हम सिलेक्टेबल मार्कर क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, दो तरह के हम यूज़ करेंगे। एक तो हमने अभी भी समझा कौन कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को सिलेक्टेबल मार्कर कैन बी, पहली बात एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, हम इनको यूज कर सकते हैं। दूसरा हम कोई एंजाइम प्रोड्यूसिंग प्रोटीन की बात करेंगे, उसके बाद देखो बेटा क्लोनिंग साइट्स क्या होती है, क्लोनिंग साइट्स जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाके क्या करेगा, कट करेगा, राइट। टू लिंक द एलियन डीएनए वेक्टर को एक सिंगल या बहुत कम रिकॉग्निशन साइट्स चाहिए फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों? अगर बेटा एक से ज़्यादा साइट्स होंगी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके हर साइड पे जाके कट लगाता फिरेगा, कट लगा देगा तो डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट से बट जाएगा, तो हमारा जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली कितनी होनी चाहिए, प्रेफरेबली सिंगल क्लोनिंग साइट for single restriction endonuclease, single cloning site for single restriction endonuclease, more than one recognition sites वो जनरेट कर देंगी several fragments, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो जीन क्लोनिंग का प्रोसेस है that will get complicated। ठीक है, अब आप मेरे से ये पूछोगे मैम ये जो PBR 322 का आपने जो पिक्चर लगा रखा है इसके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन साइट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है, साइट्स भले ही ज़्यादा हैं बट दैट साइट इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर हम साल 1 यूज़ कर रहे हैं तो साल 1 इसी साइट पे जाके ही कट करेगा। अगर हम बाम H1 यूज कर रहे हैं तो इसी साइट पे जाके कट करेगा। ठीक है, हिंद 3 को यूज कर रहे हैं, क्लैव 1 को यूज कर रहे हैं, वो इसी साइट से कटे करेंगे, ऐसे ही इको R1। तो इसलिए साइट्स भले ही हैं ज़्यादा बट पर्टिकुलर एंजाइम ही यहाँ पे वर्क करेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके बहुत सारी साइट्स हो सेम हो। मान लो हमने इको RI1 यूज़ किया, अगर मल्टीपल जगह पे हमें GATTC मिल गया तो वो इको RI जाके GATTC जहाँ भी मिलेगा वहाँ जाके कट कर देगा तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके, तो लाइगेशन, अब हमने कट तो कर दिया, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए। अब हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने क्लोनिंग साइट से कट कर दिया और डीएनए लाइगेशन is carried out at restriction site present in one of the 2 antibiotic resistant gene। ठीक है, हमें क्या करना है, एलियन डीएनए को या तो हम बेटा यहाँ पे लाके लाइगेट कर दें, हम यहाँ पे लाके लाइगेट कर दें। ठीक है, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर PBR 322। एज ए रिजल्ट रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बन जाएगा, और अगर लाइगेशन नहीं होती, if ligation does not occur it is called non recombinant plasmid। मान लो ये आपके सामने प्लास्मिड है, आपने क्या किया, आपकी जो भी डिजायर्ड जीन है, आपका जो भी एलियन डीएनए है उसको लाके आपने यहाँ पे लिंक कर दिया। ठीक है, या यहाँ टेट्रासाइक्लिन जगह पे आके लिंक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो अब ये प्लास्मिड क्या बन गया बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बन गया। अगर ये लाइगेशन नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। ठीक है, चलो देखो, जब एक फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं विद इन अ जीन ऑफ बैक्टीरियम, दैट जीन इज इनएक्टिवेटेड। अब बेटा इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, एक बार मैं यहाँ पे चलो मैं यहीं पे देखती हूँ। देखो, आई हैव दिस प्लास्मिड। ठीक है, मैंने क्या किया, इस प्लास्मिड की इस जगह पर जाके एक लिंक्ड जीन अपना लिंक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो थी एक एंटीबायोटिक, यहाँ पे कौन सी थी, एंटीबायोटिक, मान लो टेट्रासाइक्लिन थी और यहाँ कौन सी थी, एम्पिसिलिन थी। अगर मैंने इस जगह पर इसको लिंक्ड कर दिया एलियन डीएनए को, तो अब ये जो प्लास्मिड है ये इस वाली एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट खो देगा। मतलब जहाँ भी आप एक अपनी नई जीन को, नए लिंक एलियन डीएनए को लिंक करोगे, वहाँ से क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ दैट जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लास्मिड। ठीक है, दैट जीन इज एक्टिवेटेड। इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वर्ड्स को समझना बेटा, आपने क्या किया बेटा, इंसर्ट किया। किसको इंसर्ट किया, आपकी एलियन डीएनए को किस जगह पे इंसर्ट कर दिया, जहां पे क्या थी बेटा, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी।
अब ये वाली जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली जीन थी, ये कोई और नए डीएनए आने की वजह से क्या हो गई, इनएक्टिवेट, दिस इज इनएक्टिवेटेड। तो ये किस वजह से हुआ, इंसर्ट की वजह से। इंसर्ट क्या है, हमारा एलियन डीएनए है जिसको हमने इंसर्ट किया इस साइट पे, जिसकी वजह से ये वाली साइट पे जो प्रेजेंट जीन थी वो इनएक्टिवेट हो गई, उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए इंसर्शन की वजह से जो सेल ने क्या लूज कर दी बेटा, अपनी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट को लूज कर दिया। व्हेन द प्लास्मिड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ई कोलाई सेल्स, 3 टाइप के सेल्स हमारे पास बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी सिलेक्टेबल मार्कर को भी समझेंगे। मान लो ये मेरे पास बेटा ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ये एक नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। देखो 3 टाइप्स के सेल्स बनते हैं, वो देखते हैं पहले। सी, पहले सेल्स बनेंगे बेटा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, जिनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। देखो आपने क्या किया, ये कल्चर लिया, ई कोलाई को इसके अंदर ग्रो करवाया और आपने इसके अंदर डाल दी आपकी वाली डिजायर्ड जीन। हो सकता है आपकी डिजायर्ड जीन एंट्री ना की हो किसी बैक्टीरियम के अंदर, तो जिनके अंदर एंटर नहीं की, जिनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, उनको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दे हैव नो प्लास्मिड्स, so they are not resistant to either tetracycline or ampicillin। अब इन बातों को बहुत ध्यान से समझना, जब कुछ भी चेंज है ही नहीं, इनके पास नेचुरल, हमने बोला ई कोलाई के पास तो रेजिस्टेंस होती ही नहीं है, है ना, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमेफेनिकोल जैसे एंटीबायोटिक के लिए। तो अगर ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, अगर इनके अंदर प्लास्मिड नहीं है, तो दैट मीन्स इनके पास ना तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है, ना ही एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है। सेकंड, हमारे पास आ सकता है ट्रांसफॉर्मेंट, जिनके पास प्लास्मिड तो है बट दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसके अंदर हमारा जो डीएनए है वो जाके लिंक ही नहीं हुआ। उनको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट बट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, मतलब प्लास्मिड, दे आर रेजिस्टेंट टू बोथ। मतलब हमारी टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन वाली रेजिस्टेंट जीन है, प्लास्मिड है उनके अंदर, बट जिनका जो वेक्टर है, जो प्लास्मिड है, दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। और एक हुआ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक हो गया ट्रांसफॉर्मेंट तो है बट जिनका वेक्टर के अंदर अभी भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। थर्ड आता है बेटा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट्स विद रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। तो इनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हमने मान लो खत्म कर दी बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये क्या होंगे, दे आर रेजिस्टेंट ओनली टू एम्पिसिलिन। तो 3 तरह के बेटा सेल्स आएंगे, या तो पूरे ही चेंज नहीं हुए, अगर हुए बट इनके अंदर दोनों के लिए रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू बोथ, रेजिस्टेंट, एक सेकेंड, रेजिस्टेंट टू बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये बन गया आपके ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म तो हो गए और जिनका वेक्टर भी रिकॉम्बिनेंट बन गया, जिसने सिलेक्टेबल मार्कर जब हमने ऐड किया तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से अब ये सीधे के सीधे किसके लिए है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, अब जो चेंज हो गए रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को हम सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे इस मीडियम में से फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन मीडियम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना है। कैसे करेंगे, देखो टेट्रासाइक्लिन जो जीन थी यहाँ पर, वो तो हो गई बेटा इनएक्टिव, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से हमने यहाँ पे हमारा डिजायर्ड डीएनए कर दिया लाइगेट, जिसकी वजह से डिजायर्ड डीएनए की लाइगेशन से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पे हमने कर दिया था टेट्रासाइक्लिन जीन, क्या हो गई बेटा, इनएक्टिवेट हो गई। राइट, अब टेट्रासाइक्लिन जीन एक्टिव, एक के अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन जीन एक्टिव है, दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये बन गया टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिवेट हो गई, दैट इज रिकॉम्बिनेंट। अब इनको हमने कर दिया ई कोलाई के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट हमने एम्पिसिलिन मीडियम पे डाल दी। अब आप बताना मुझे,
जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो मर जाएंगे एम्पिसिलिन मीडियम में, ठीक है। और जिनके पास टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो गया वो क्या एम्पिसिलिन मीडियम में सर्वाइव करेंगे? एम्पिसिलिन तो है ना अभी, तो वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो जिनके अंदर टेट्रा जीन एक्टिव है वो एम्पिसिलिन में टेट्रासाइक्लिन वाली जीन के अंदर सर्वाइव करेंगे, बट एम्पिसिलिन के अंदर नहीं करेंगे। तो ये होगी बेटा बैक्टीरियल कॉलोनी बना ली हमने इसकी एक मास्टर प्लेट बनवा ली, हमने इस रेप्लिका की प्लेटिंग की, रेप्लिका मतलब इसके जैसे एक और कॉपी टेट्रासाइक्लिन मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो इनमें से ये हमारे पास आ गए रिकॉम्बिनेंट और ये हो गए बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये पिंक वाले, ठीक है। तो अब क्या आप इनको अलग नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर देते हैं। Thus, one antibiotic resistant gene helps to select the transformant, and inactivated antibiotic resistant gene helps to select the recombinants. देखो हमने क्या किया, हमने ये किया बेटा, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन सी बची थी? एम्पिसिलिन वाली बची थी, जिसकी वजह से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इस मीडियम में बचे ही नहीं, उनको तो हमने अलग कर लिया। तो जो रिकॉम्बिनेंट थे उनके पास क्या आ गई थी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थी, तो वो सर्वाइव कर गए। और जो इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, इसने हमें हेल्प किया रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट करने में। तो इस तरह से आप सिलेक्टेबल मार्कर को यूज करके रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सकते हो। बट ये जो प्रोसेस है ना बेटा रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने का, दिस सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बिकॉज इसके अंदर बेटा दो प्लेट्स बनवा रहे हो, मास्टर कॉपी कर रहे हो, प्लेटिंग कर रहे हो, 2 प्लेट्स की रेप्लिका बनवा रहे हो, हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, कभी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को ले रहे हो, कभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को ले रहे हो, तो बहुत ही डिफिकल्ट सा प्रोसेस लगता है ये। सो ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव डेवलप्ड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। तो हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर बनाए जिनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है बेटा, कलर प्रोड्यूस करने की इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो अब हम यूज कर रहे हैं एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन को एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। देखो ये बेटा फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये लिया हमने प्लाज्मिड फैक्टर, ठीक है। फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया विद लेगजेड जीन की जान। लेगजेड जीन क्या करती है बेटा, आपको पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती है। तो जैसे ही हमने इंसर्ट किया लेगजेड के साथ फॉरेन डीएनए को, तो यहाँ पे एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाइट कॉलोनीज बनेंगी, और जब हमने कोई भी इंसर्ट ऐड नहीं किया, मतलब लेगजेड जीन नहीं ऐड की, तब क्या हुआ, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ब्लू कॉलोनीज बनेंगी, ठीक है। तो दैट इज कॉम्पिटेंट इकोलाई के अंदर हमने क्या किया बेटा, एक्स गाल एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लेगजेड की वजह से बनेगा उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू वाइट कलर में। जब वो एक्स गाल नहीं बनेगा तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कॉलोनीज। तो दैट मीन्स जब इंसर्ट नहीं है तो लेगजेड जीन ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस किया और एक्स गाल उसके साथ मिलके कैसी कॉलोनीज दे रहा है, ब्लू कलर की कॉलोनीज। और जब लेगजेड जीन इन डालने की वजह से इंसर्ट, तो क्रोमोजेनिक जो सबस्ट्रेट वो कैसी कॉलोनीज देगा, वाइट कॉलोनीज। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इन दिस एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया इनटू द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब कौन सी जीन, लेगजेड जीन। सो द जीन इज इनएक्टिवेटेड। देखो यहाँ पे आपका क्या था, लेगजेड बनाने वाली जीन थी, आपने अब इसकी जगह पे क्या कर दिया बेटा, इंसर्ट कर दिया। तो लेगजेड जीन को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट। इसी को हमने क्या बोला था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, जीन इनएक्टिव हो गई, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सच कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस कलर, क्योंकि लेगजेड नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, तो आप अब जो भी सबस्ट्रेट एक्स गाल जैसे डालोगे वो क्या करेगा, ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस कर देगा। दीज आर आइडेंटिफाइड, नहीं ब्लू कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा। इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, ठीक है। और अगर प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया के पास कोई भी इंसर्ट नहीं है तो ये क्या करता है बेटा, ब्लू कलर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। उस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का नाम है एक्स गाल,
की तरह से ही होता है, ठीक है। ये जब लेग जीन नहीं है तब कैसा कलर देता है बेटा, ब्लू कलर। अगर लेग जीन इनएक्टिवेट हो गई तो देगा वाइट कलर। अगर लेग जीन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बन रहा है, तो एक्स गाल की प्रेजेंस में जो बैक्टीरियम के अंदर कैसी कॉलोनीज बनेंगी, ब्लू कॉलोनीज, जब कोई भी इंसर्ट एक्ट नहीं किया। जैसे ही आपने इंसर्ट ऐड कर दिया, लेग बनाने वाली जो एंजाइम बनना था बीटा गैलेक्टोसाइडेस, उसको बनाने वाली जीन हो गई इनएक्टिव। बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना नहीं तो कैसी कॉलोनीज बनेंगी, व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनेगी। तो आप इसको भी एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हो। इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द, हाँ ये वही वाली चीज है, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो देखो यहाँ पे कुछ आपको ब्लू वाले नजर आ रहे हैं, कुछ व्हाइट वाले नजर आ रहे हैं। तो ब्लू वाले कैसे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, व्हाइट वाले कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। दैट मीन्स अगर वो जीन इनएक्टिवेट हो गई, दैट मीन्स आपकी डिजायर्ड जीन वर्क कर रही है, वो रिकॉम्बिनेंट बना चुकी है, ठीक है। सो दैट इज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की हेल्प से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। ओके, अब हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जिनको हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, जेनेटिक टूल्स ऑफ सम पैथोजन इज transformed into useful vector for delivering genes to plants and animals. For example, मतलब हमने क्या किया, हमने कुछ पैथोजेंस को यूज किया। पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज कॉज करने वाले, और जिनको हमने यूजफुल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारी डिजायर्ड वाली जीन्स को हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर करवा सके। जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, ये बहुत सारे डाइकोट्स को इन्फेक्ट करने वाला पैथोजन है, या आरएनए कंटेनिंग वायरसेस, दैट इज रिट्रोवायरसेस, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन और रिट्रोवायरस, आरएनए वायरस, इनको हम यूज कर रहे हैं एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर अवर जीन इनटू द होस्ट, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ये क्या कर सकता है, इट कैन डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। इट इज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। ट्रांसफॉर्म कर सकता है नॉर्मल प्लांट सेल को इनटू अ ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब आप समझते हो, जो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं सेल्स, राइट। तो दिस ट्यूमर सेल्स produce the chemicals required by the pathogen। तो एनिमल सेल के अंदर हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं, हम इनको एनिमल सेल्स के अंदर यूज नहीं कर सकते, हम इनको प्लांट सेल्स के अंदर ही यूज कर सकते हैं। एनिमल्स के अंदर ट्यूमर नहीं कॉज करवा सकते, ठीक है। देखो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड क्या करेगा, सेल की ग्रोथ करवा देगा। तो हमें यही तो चाहिए ताकि हमारी जो डिजायर्ड जीन है वो मल्टीप्लाई कर सके रैपिडली। तो इसको हम यूज कर सकते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन इज मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नॉट अ पैथोजेनिक बट कैन यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट्स। मतलब जो टीआई प्लास्मिड है ये मॉडिफाई कर देता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन इज मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर जो पैथोजेनिक नहीं है बट सेल्स की ग्रोथ करवा देगा। देखो हमने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन रूट्स के थ्रू रूट्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। हमने यहाँ से आइसोलेट किया और इसको हमने प्लास्मिड को, टीआई प्लास्मिड को हमने इसके साथ हमारी वाली डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन हमने इस जीन को आइसोलेट करके जब हमने क्रोमोसोमल प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए में डाला तो ये प्लांट कैसा बन गया बेटा, ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल बन गया, ठीक है। अब जैसे ही ये प्लांट अब ग्रो करेगा तो इसके पास ये देखो ये ट्यूमर बन गया जिसको बोलते हैं क्राउन गॉल, तो जिसके थ्रू हमारी जो डिजायर्ड जीन है वो भी मल्टीप्लाई कर जाएगी। ये तो हुआ बेटा एग्रोबैक्टीरियम इन प्लांट्स। व्हाट अबाउट एनिमल्स, ठीक है। चलो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड ये हम कर चुके हैं। ध्यान से देखो क्या किया हमने, ये सारा वही वाला प्रोसेस है बट इसको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। हमने टीआई प्लास्मिड बनवाया, कैसे बनवाया, ट्यूमर इंड्यूस करने वाली जीन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से आइसोलेट करके प्लांट्स के अंदर डाल दिया, प्लांट के जीनोम का पार्ट बन गया वो,
प्लांट्स के डीएनए के साथ मिलकर उसने क्या बनाना शुरू कर दिया, ट्यूमर्स बनाने शुरू कर दिए, दैट इज मल्टीपल सेल की ग्रोथ करवानी शुरू कर दी। ओके, बट एनिमल्स के अंदर रिट्रोवायरस कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल के अंदर, सो दे आर यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैंसर प्रमोटिंग एजेंट, यूवी लाइट इफेक्ट करेंगे ऑन्कोजीन, तो ऑन्कोजीन का मतलब ये क्या बनाता है बेटा, कैंसरस सेल्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम स्टडी कर सकते हैं पूरे इन सेल्स को। तो एनिमल्स के अंदर अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो हम यूज़ कर सकते हैं रिट्रोवायरस को। ओके, कॉम्पिटेंट होस्ट आ जाओ। देखो हमने क्या किया बेटा, हमने एंजाइम्स को डिस्कस कर लिया, हमने क्लोनिंग वैक्टर्स को डिस्कस कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट होस्ट, सॉरी कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट क्यों, जिसको हमें क्या करना है बेटा, ट्रांसफॉर्म करना है विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहली बात ये समझो, जो डीएनए है दैट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, और ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो लिपिड फैट्स में से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का पास करना मुश्किल है, तो इसलिए डीएनए भी क्या है बेटा, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, जल्दी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास नहीं करेगा। इसके लिए हमें बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ताकि वो एलियन डीएनए को ले सके, प्लाज्मिड को अपने अंदर ले सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स को ट्रीट करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स को ट्रीट करते हैं with some divalent cations जैसे कि कैल्शियम आयंस टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और डीएनए एंटर करता है बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में भी एंटर कर जाएगा। देखो बैक्टीरियम की सेल वॉल, बैक्टीरियल का जीनोमिक डीएनए, दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है। हमने क्या किया, हमने प्लाज्मिड रख दिया बेटा इसके पास, ठीक है, हमने इसके पास ही प्लाज्मिड रख दिया और इसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया, इस मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और ये हमारा कॉम्पिटेंट सेल्स है। और साथ ही साथ हमने क्या किया बेटा, हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, पहले हाई टेम्परेचर फिर एकदम चिल्ड वाला टेम्परेचर। तो 42 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने इसको 2 मिनट्स तक रखा, तो ये जो प्लाज्मिड है ये इस बैक्टीरियम के अंदर एंटर कर जाता है, प्लाज्मिड ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, और ये बैक्टीरियम क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्लाज्मिड को अंदर एंटर करा के इस होस्ट को क्या बनवा दिया, कॉम्पिटेंट होस्ट, ताकि हमारी जो डिजायर्ड जीन है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सके। ओके, आगे चलो। सच सेल्स आर इंक्यूबेटेड, कौन से सेल्स, कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट किए हुए सेल्स, क्योंकि डीएनए क्या है बेटा, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, और प्लाज्मिड क्या है, डीएनए तो है। इंक्यूबेटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, पहले 42 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद आइस पे भी इसको रख देंगे। इस ट्रीटमेंट को जब एक बार हीट वाला टेम्परेचर, एक बार लोड आइस वाला टेम्परेचर, इसको बोलते हैं बेटा हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट। देन दे आर प्लेस्ड ब्रीफली एट 42 डिग्री, बहुत कम टाइम के लिए, ओनली फॉर 2 मिनट्स के लिए, फिर वापस रखते हैं आइस के ऊपर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेता है और क्या बन जाता है, ट्रांसफॉर्म डीएनए। ओके, अब देखो बेटा, हमने सारे टूल्स को डिस्कस कर लिया, हमने एंजाइम्स को डिस्कस कर लिया, हमने क्या किया, वेक्टर्स को डिस्कस किया, हमने कॉम्पिटेंट होस्ट को डिस्कस किया, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम वेक्टर को वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है, मतलब वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे करेंगे, ठीक है। टूल्स कौन कौन से किए बेटा, एंजाइम कौन से चाहिए वो हमने देखे, क्लोनिंग वैक्टर्स, कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाया जाता है वो। अब आता है बेटा सेकेंड पार्ट इस प्रोसेस का, मतलब दैट इज़ प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो सबसे पहला प्रोसेस आपको पता है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये मान लो मेरे पास है एक सेल, ठीक है, सपोज इट इज़ अ नॉर्मल सेल, ठीक है, एनिमल सेल है, इसके अंदर है बेटा न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। अगर आपको अपना डिजायर्ड डीएनए आइसोलेट करना है तो आप क्या करेंगे, आपको पहुंचना है बेटा इस न्यूक्लियस तक। रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं, सेल मेम्ब्रेन को पार करना है, तब जाके साइटोप्लाज्म होते हैं, आप न्यूक्लियस के अंदर पहुंचोगे, वहाँ से आप डीएनए निकालोगे। और अगर ये आपका प्लांट सेल है तब तो और भी गड़बड़ हो गई, इसके बाहर क्या है, सेल वॉल है, तो सेल वॉल को भी आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये, आप चाहे एनिमल सेल यूज़ कर रहे हो, आप चाहे फंगल सेल यूज़ कर रहे हो, आप चाहे प्लांट सेल यूज़ कर रहे हो, डीएनए जिसको आपको आइसोलेट करना है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियस में। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रास्ते की सारी रुकावटों को पार करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आप डाइजेस्ट करते जाएंगे जितनी भी हर्डल्स रास्ते में आएंगी। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा बेटा आइसोलेट करना है आपको जेनेटिक मटेरियल, ताकि उसमें से आप अपनी डिजायर्ड जीन को निकाल सको, ठीक है। फिर आपको कट करना है डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। वो लोकेशंस किसकी हेल्प से कट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। Then amplify of gene of interest using PCR, polymerase chain reaction। छोटे से फ्रेगमेंट को भी बिलियन टाइम्स आप बढ़वा सकते हो, ठीक है। फिर करना है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। और उसके बाद आपको चाहिए बेटा उस होस्ट सेल से फॉरेन जीन प्रोडक्ट, और जीन प्रोडक्ट लेने के बाद आपको करनी पड़ेगी मार्केट में अवेलेबल करवाने के लिए पूरा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होगा, कैसे आप उसकी पैकेजिंग करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे डिज़ायर्ड आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस हमारी नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट। ओके तो पहला हम करने जा रहे हैं बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। हाँ जी, दैट इज डीएनए। सबसे पहले क्या करो बेटा, अगर बैक्टीरियल सेल है, प्लांट है या एनिमल टिश्यू है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए रास्ते की सब दीवारें हटा दो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। बैक्टीरिया यूज कर रहे हो तो एंजाइम यूज करोगे बेटा, लाइसोजाइम। प्लांट्स को यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज। काइटिन है फंगस में तो काइटिनेज एटसेट्रा, इनसे क्या करोगे आप, इनको ट्रीट करोगे, बैक्टीरिया हो, प्लांट या एनिमल सेल को। सेल्स को ब्रोकन डाउन करने के बाद क्या सेल से रिलीज हो जाएगा, न्यूक्लियस से डीएनए एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड, बहुत कुछ है ना सेल के अंदर, लिपिड्स एटसेट्रा, ठीक है। पहला काम आपने ये कर लिया। आगे आ जाओ, अब आरएनए को रिमूव करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको तो डीएनए चाहिए, तो उसके साथ जो भी सामान है ना उनको सबको हमें रिमूव करना पड़ेगा। बाय ट्रीटिंग विद राइबोन्यूक्लियेजेस, आरएनए को डाइजेस्ट कर दो बेटा राइबोन्यूक्लियेज की हेल्प से। प्रोटीन्स को रिमूव कर दो बाय ट्रीटिंग विद प्रोटीएज, और दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दो बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, मतलब जो भी ट्रीटमेंट, लाइपिड्स है तो लाइपेज से ट्रीट कर दो। ऐसे करके आपको क्या करना है, डीएनए के अलावा बाकी सब को डाइजेस्ट कर देंगे, राइट, ओके। और जैसे ही आप चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। देखो सेपरेटेड डीएनए, ये जो आपको दिख रहा है, अब इसको बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग, ये क्या होता है, स्पूलिंग ऐसे कोई स्ट्रक्चर होती है इसे लगा हुआ, तो यहाँ से आप यहाँ क्या कर दोगे, आइसोलेटेड डीएनए को अलग कर लिया जाता है चिल्ड इथेनॉल डालने से। ऐड अल्कोहल ऑन द साइड अंटिल टू डिस्टिंक्ट लेयर आर सेपरेटेड। पूरे मिक्सचर के अंदर आपने चिल्ड इथेनॉल डाला, इथेनॉल डालने से जेनेटिक मटेरियल इज ऑब्जर्व्ड और आप इसके निकाल लोगे बाय द प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग, ठीक है, ओके। अब आपने आइसोलेट कर लिया बेटा डीएनए को। अब डीएनए को कट करना है, कट करने के लिए क्या है हमारे पास, प्यूरिफाइड डीएनए आ गया आपके पास। अब जिसके पास डीएनए के पास ना तो आरएनए है ना प्रोटीन, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए है, ठीक है। आपने कर लिया बेटा डीएनए अलग।
और इंक्यूबेटेड विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इनको ट्रीट कर लो। एज अ रिजल्ट क्या होगा, डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड, आपको पता है कौन सी टेक्निक, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। हालांकि ये बायोटेक का पार्ट था, पहले बायोटेक में आना चाहिए ये वाला टॉपिक, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखते हैं, बट कोई बात नहीं, हम पहले भी समझ के आ गए हैं, हम अब फिर से एक बार इस प्रोसेस को समझेंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया बाय टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion। देखो क्या होता है, हमने डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट कर लिया, बट हमें क्या पता कि हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो कौन सा है। ठीक है, तो हमने देखो पहले डीएनए सैंपल लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के हमने इसके फ्रैगमेंट्स ले लिए। अब डीएनए के पास बेटा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। हमने क्या किया, अब एक एगारोस जेल ली, ठीक है, और एगारोस जेल के अंदर हमने छोटे छोटे वेल्स बना लिए। ये चीज़ हमने समझी, क्या किया हमने, छोटे छोटे जेल है, जेल के अंदर मान लो अगर मैं ये फिंगर से ऐसे इंसर्ट करूँगी तो बिल्कुल वैसे ही क्या बन जाएंगे, हमारे पास जेल्स बन जाएंगे लाइक दिस। मान लो सपोज ये आपके पास जेल है, जेल के ऊपर इस तरह से हमने कुछ क्या बना लिए बेटा, वेल्स बना लिए। ठीक है, अब इन वेल्स के अंदर जो हमारा फ्रेगमेंटेड डीएनए है, हम उस डीएनए को इसके अंदर पोर कर देंगे इन वेल्स के अंदर। ठीक है, और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज, और एक तरफ हम लगा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ लगा रहे हैं नेगेटिव चार्ज से हम कनेक्ट कर रहे हैं इस जेल को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट कर रहे हैं, राइट। जैसे ही आप डीएनए फ्रेगमेंट डालोगे इस जेल के अंदर, तो डीएनए के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी वो नेगेटिव चार्ज के जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, बट अगर दलदल में से भागना है, कोई मोटा आदमी होगा जिसका साइज बड़ा होगा, वो बेचारा जल्दी से भाग नहीं पाएगा, तो वो कहाँ रह जाएगा बेटा, वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। मतलब लार्जर फ्रेगमेंट्स पीछे रह जाएंगे, छोटे फ्रेगमेंट्स आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लार्जर फ्रेगमेंट्स मतलब साइज के बेसिस पे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लेन 2 to लेन 4। ये अनडाइजेस्टेड वाले हो गए, मतलब बड़े साइज के इधर रह गए, छोटे साइज के इस तरफ एंड की तरफ भागने लग गए। ये आपके सामने देख लो, ये पूरी ऐसे जेल के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग हमने सेपरेट कर लिया। अब क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंट जेल के ऊपर आ गए, बट वो वाइट जेल के अंदर हमें दिखेंगे नहीं। जैसे ही हम इथिडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, वो कलर देंगे हमें ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। व्हेन they are stained with ethidium bromide and exposed to UV radiation। ethidium bromide डाल दो, UV रेडिएशन का एक्सपोजर कर दो, तो आपको ऐसे वाले बैंड्स नज़र आएंगे बेटा, ऐसे वाले बैंड्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन बैंड से डीएनए को सेपरेट कर लोगे। डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल, और इस प्रोसेस को, जेल में से डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूशन। एल्यूशन से पहले हमें विजुअलाइजेशन करवाना पड़ा, कैसे, इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर देने के पास आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखने शुरू हो गए, जिनको आप जेल में से निकाल सकते हो। इस निकालने के प्रोसेस को बोला हमने एल्यूशन। अब जो कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स डीएनए और कट वेक्टर्स आर मिक्स्ड, क्या किया आपने, डीएनए बैंड्स ऐड टू जेल डिसॉल्विंग बफर के साथ डाल दिया। 10 मिनट तक 65 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, वॉश एंड देन इल्यूट डीएनए इन स्मॉल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब देखो आपका वेक्टर डीएनए भी कट हो गया, आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कट हो गई। अब क्या करोगे, दोनों को मिक्स अगर कर रहे हो तो लाइगेज भी डाल दो ना यार। जैसे आप लाइगेज डालोगे ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये पूरी की पूरी रिंग किसकी बन गई, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की रिंग बन गई। तो लाइगेज इज एडेड, इट क्रिएट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, चलो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, व्हाट इज दिस। थोड़ा सा आपके पास बड़ा छोटा सा फ्रेगमेंट आया है
और आपको चाहिए बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए बेटा अब ये डिजायर्ड जीन। तो अब आप क्या करोगे, पीसीआर। पीसीआर में क्या करते हैं हम, मल्टीपल कॉपीज बनवाते हैं जीन की इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, और क्या यूज करते हैं, दो सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंड एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज। नाउ यू नो वेरी वेल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन व्हाट वी रिक्वायर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, हमें चाहिए आरएनए प्राइमर, हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्राइमर्स क्या होते हैं बेटा, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। दिस आर प्राइमर, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सिंथेटिक प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो बेटा, इन सारी चीज़ों को क्या क्या लिया आपने, न्यूक्लियोटाइड्स ले ली, पॉलीमरेज ले लिया और आपने प्राइमर ले लिया, सबको मिक्स करके किस में डाल दिया आपने, थर्मोसाइक्लर, दैट इज पीसीआर मशीन के अंदर। तो पीसीआर मशीन के अंदर जब आप टाइमिंग सेट कर देंगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो आपकी डिजायर्ड डीएनए है। मल्टीपल कॉपीज बना ली। दूसरा प्रोसेस हमने क्या किया, ठहरो 1 सेकेंड, यस, हाँ, हमने क्या किया बेटा, देखो पीसीआर जो रिएक्शन है ना बेटा, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग, तीसरा होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देना, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो मान लो ये वाला रीजन जो है ना आपका, दिस रीजन टू बी एम्पलीफाइड, आपको ये वाला रीजन बेटा एम्पलीफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इसको हीट किया, हीट करने का प्रोसेस से क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर गए आपस में नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। दैट इज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, नियर अबाउट 92 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और अब आपने क्या किया, इसके अंदर बेटा प्राइमर ऐड कर दिए। प्राइमर क्या करेगा, प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज का काम शुरू करवाएगा, दैट इज अनीलिंग होगा इस प्रोसेस का नाम। तो डीएनए पॉलीमरेज अब इतने हाई टेम्परेचर पर जो हमें काम करने के लिए नेचुरल जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं, दे आर वर्किंग एट अ वेरी कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए बेटा, एक ऐसा अब एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा चाहिए जो हाई डिग्री पर भी वर्क कर सके, नियर अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो अब उसके लिए हमने क्या कर रखा है, थर्मोइक्वेटिकस बैक्टीरियम से हमने उस पॉलीमरेज एंजाइम को सेपरेट कर रखा है, दैट इज नोन एज टैक पॉलीमरेज दैट कैन वर्क एट दिस हाई टेम्परेचर। और साथ ही हमने ऐड कर दी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स दैट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट टू फॉर्म मोर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो अब इन न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा एक्सटेंशन। और जब हम 30 साइकिल्स के बाद देखेंगे तो ये जो हमारा छोटा सा पोर्शन था वो मल्टीप्लाई करके नियर अबाउट 1 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई कर चुका है। तो 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, दैट इज अकरिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। देखो पहला देखो डीनेचुरेशन, हाँ 92 ने 94 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट 92 टू 94 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए डीनेचुरेशन के लिए। इसमें क्या होता है, टारगेट डीएनए को हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर टू सेपरेट द स्ट्रैंड्स। हर स्ट्रैंड क्या एक्ट करेगा बेटा, एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। ये कौन सा स्टेप हुआ बेटा, पहला डीनेचुरेशन। इसमें ना आपको टेम्परेचर्स के बारे में ध्यान रखना है, तो आप एक उन्होंने एवरेज लिख लो यहाँ पर, 90 से 95 डिग्री सेल्सियस की रेंज में क्या होता है, डीनेचुरेशन। ओके, सेकेंड स्टेप पे आ जाओ बेटा, अब आ जाओ आप सेकंड स्टेप पर, ठीक है। ये हमने करा फर्स्ट स्टेप, यस। सेकंड स्टेप देखो अनीलिंग। इसमें क्या होगा, जॉइनिंग ऑफ द 2 प्राइमर्स एट 52 डिग्री सेल्सियस एट द 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स। पहले बेटा प्राइमर्स को ज्वाइन करवाना है आपको पता है प्राइमर हमेशा 3 प्राइम एंड पे ऐड होंगे, हाइड्रोक्सिल पे प्राइमर, दैट इज अनीलिंग। दोनों एंड्स पे हमने क्या किया बेटा, प्राइमर को, सेम वही जैसे रेप्लिकेशन के अंदर प्राइमर आता है। यहाँ टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, इट शुड बी बेटा 72 के करीब होना चाहिए, 52 डिग्री, ओके 52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन आ जाओ थर्ड स्टेप एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या करना है, एडिशन करना है न्यूक्लियोटाइड्स का टू द प्राइमर। एंजाइम यूज करना है जो थर्मोस्टेबल हो, जिस पे हाई टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट ना हो, जिसको क्या बोला बेटा हमने, टैक पॉलीमरेज। ये इसको आइसोलेट किया हमने एक बैक्टीरियम से, बैक्टीरियम का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इट रिमेन्स एक्टिव इन हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। 95 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई टेम्परेचर होता है बेटा, तो उस पर क्या चाहिए हमें, टैक पॉलीमरेज, जिसको हमने एक
थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस से हमने क्या किया, सेपरेट किया है। ओके, देन आ जाओ बेटा एक्सटेंशन। दो, थ्रू कंटिन्यूस रेप्लिकेशन DNA सेगमेंट इज एम्पलीफाइड अप टू 1 बिलियन कॉपीज, और एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस आपका किसका, PCR का। देन आ जाओ नेक्स्ट। देखो ये हमने पूरा का पूरा PCR एक जगह पे इकट्ठा किया प्रोसेस। ठीक है, इसको समझते हैं क्या होगा। DNA सैंपल ले लिया आपने, प्राइमर ले लिए, न्यूक्लियोटाइड्स ले ली, कौन कौन से लेंगे, ATCG। इनको आपने टैग पॉलीमरेज लिया, सबको बफर कर दिया, मिक्स बफर ले लिया, PCR ट्यूब के अंदर सारा सामान डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसको थर्मल साइक्लिट के अंदर PCR ट्यूब को यहाँ पे रख देंगे। कितने साइकिल चलाने हैं ये इसके मशीन के अंदर हम फिक्स कर देते हैं। तो PCR साइकिल के बाद क्या हुआ आपका, दिस बाय द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन इज 95 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर याद रखेंगे, एनीलिंग 55 पर, और एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पर, एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे। एक सेकेंड, हमने शायद यहाँ पे, हाँ 92 94, यस एक सेकेंड बेटा, यस ये जो टेम्परेचर है ना, ये जो हमारा टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर, दिस इज एनीलिंग एट 55 डिग्री सेल्सियस, दिस इज एट 95, और जो एक्सटेंशन है दैट इज एट 72 डिग्री। तो 95, 55, 72 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पूरा PCR को डिस्कस कर लिया। अब चलो आगे। अब देखो PCR से आपने नंबर बढ़वा लिया, अब आपको क्या करना है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट के अंदर पहुंचाना है आपको। ठीक है, ओके, यूजिंग एनी मेथड्स, जो लाइगेटेड DNA है उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इनटू होस्ट सेल, किसी भी मेथड को यूज करो। दे टेक अप DNA फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। ठहरो एक सेकेंड, लेट मी चेक हमने कहीं कोई मिस तो नहीं कर दिया। यस, नहीं, सही चल रहे हैं हम। ओके, अगर एक रिकॉम्बिनेंट DNA बेरिंग जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उसको हम ट्रांसफर कर दें ई कोलाई सेल्स के अंदर, तो होस्ट सेल क्या बन जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बन जाएगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अगर प्लेट्स के ऊपर स्प्रेड कर दे एम्पिसिलिन कंटेनिंग, तो ओनली ट्रांसफॉर्मेट्स ग्रो करेंगे किसके अंदर, एम्पिसिलिन मीडियम में, और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जो सेल्स है वो क्या कर जाएंगे, डाई मर जाएंगे। मतलब आपके पास मान लो ट्रांसफॉर्म सेल है, इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, और ये कैसे है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है जिनके अंदर कोई भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं है। अब आपने न्यूट्रिएंट मीडियम यहाँ पे एम्पिसिलिन के अंदर कल्चर करवाया बैक्टीरिया का, तो कौन बचेगा, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स होंगी। तो यहाँ पे अब किसकी जीन्स बनेंगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज बन जाएंगी, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रहे होंगे वो खत्म हो जाएंगे। चलो अब देखो अल्टीमेट एम क्या है बेटा, हमें एक डिजायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है। मतलब रिकॉम्बिनेंट जब आपने अलग कर लिए तो आपको पता लग गया कि हमारी डिजायर्ड जीन इन वाले बैक्टीरिया के अंदर है ना। देखो हमने यही तो किया, ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज बनी क्योंकि हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाली, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट के पास अब हमारी डिजायर्ड जीन है, दैट मीन्स, तो जिसकी वजह से अब हमारा जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, हमें हमारी डिजायरेबल प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अगर एक प्रोटीन जो एनकोड कर रही है फॉरेन जीन को, अगर वो एक्सप्रेस कर जाए इन हेट्रोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। व्हाट इज हेट्रोलोगस होस्ट बेटा, देखो जैसे ई कोलाई के अंदर एम्पिसिलिन बनाने वाली जीन्स नहीं है, हमने क्या किया, एम्पिसिलिन जीन्स कहीं और से ली और उस बैक्टीरिया में डाल दी, तो उस होस्ट की बॉडी के अंदर नेचुरली वो चीज़ नहीं है, हमने क्या की, किसी और ऑर्गेनिज्म से लाके उस होस्ट के अंदर डाली, तो ऐसे होस्ट को बोलते हैं हेट्रोलोगस होस्ट। जैसे कि टारगेट जीन हमने लिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया हमने एक्सप्रेस प्लाज्मिड को, हमने इसको एक्सप्रेस कराया बेटे या तो मेमिलियन सेल में या इंसेक्ट के सेल में या यीस्ट के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे सेल्स हैं, इनकी बॉडी में अपने आप नहीं बनती वो वाली प्रोटीन,
हमने जानबूझ के इन सेल्स के अंदर हमारी वाली टारगेट जीन को एक्सप्रेस करवाकर वो वाली प्रोटीन बनवाई। तो अब ये जो प्रोटीन बनी दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हेट्रोलोगस होस्ट, वो होस्ट जिसके अंदर नेचुरली नहीं बनती हैं, हमने बनवाई हैं हमारी डिजायर्ड जीन को डालकर, ठीक है। सेल्स विद फॉरेन जीन कैन बी ग्रोन इन लेबोरेटरी। अब जिनके पास रिकॉम्बिनेंट बन गए उनको हम लेबोरेटरी के अंदर ग्रो कर लेंगे और कल्चर्स आर यूज्ड, और वहाँ से हम क्या करेंगे, उन कल्चर्स को ग्रो करवा के हम क्या करेंगे, हमारी जो डिजायर्ड प्रोटीन है उनको एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे, ठीक है, और इनको प्यूरिफाई कर देंगे बाय यूजिंग सेपरेशन टेक्निक्स। डिजायर्ड प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आ गई, अब इनको आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, इनको प्यूरिफाई करना है, ठीक है। तो सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। तो यहाँ पे जो यूज मीडियम है उसको हम ये कर सकते हैं, एक साइड से हम एक साइड से उसको ड्रेन करते जाएं फ्रॉम वन साइड, वाइल जो फ्रेश मीडियम है वो दूसरी साइड से ऐड करते जाएं। मतलब ये जो कल्चर हम करवा रहे हैं लैब में, तो चलो हम छोटी सी लेवल पे करवा रहे हैं, बट हमें ये प्रोटीन चाहिए बेटा लार्ज लेवल पर। तो हम क्या कर सकते हैं, लार्ज लेवल पर हम कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम जो यूज हुआ हुआ कल्चर सिस्टम उसको एक साइड से हटाते जाएं और दूसरी साइड से नया कल्चर सिस्टम ऐड करते रहें। इट मेंटेन्स द सेल फॉर मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव, और प्रोड्यूस करेंगे लार्जर बायोमास और यील्ड करेंगे मोर डिजायरेबल प्रोटीन्स, ठीक है। ज़्यादा चाहिए बेटा, हमें ज़्यादा चाहिए तो बड़े लेवल पे बात करेंगे, अब हम सिंपल लेबोरेटरी वाले लेवल पे बात नहीं कर सकते हैं। तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको बोलते हैं डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट दैट इज डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, और इसके लिए हमारे पास क्या है बेटा, बायो रिएक्टर्स। क्या है, बायो रिएक्टर्स। ये वो वेसल्स होती हैं बेटा जिनके अंदर रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स एटसेट्रा यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल, ठीक है। बायो रिएक्टर्स को हम यूज़ करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं जो बड़ी बड़ी जो हमारी वेसल्स हैं, दीज आर बायो रिएक्टर्स। कितने तरह के हमारे पास बेटा बायो रिएक्टर्स होते हैं। बायो रिएक्टर बेसिकली यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये छोटे से छोटे कल्चर को भी कितना बढ़ा देंगे, 100 से 1000 कल्चर। जैसे दही बनाते हैं ना बेटा, दही के अंदर इतना सा 1 चम्मच जावन डालते हैं, जिसको बोलते हैं इनैक्युलम, बायो रिएक्टर की भाषा में इनैक्युलम, ठीक है। तो कितना मतलब जितना भी मिल्क यूज़ कर लो सारा का सारा दही में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम बायो रिएक्टर के साथ है। 100 से 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर हम तैयार कर सकते हैं इन बड़ी बड़ी वेसल्स की हेल्प से। ये क्या है बेटा, बायो रिएक्टर्स हैं। अब बायो रिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, मतलब जो हम कल्चर यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर हमें ग्रोथ करवानी है, दैट कैन बी प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइक्रोब्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए बेटा एंजाइमेटिक रिएक्शंस है सारे, तो ऑप्टिमल कंडीशंस चाहिए। क्या होंगी, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम चाहिए, पीएच भी ऑप्टिमम चाहिए, सबस्ट्रेट और सॉल्ट जो है वो भी ऑप्टिमम क्वांटिटी में चाहिए। दही अगर ज़्यादा डाल दोगे तो खट्टा हो जाएगा, कम डाल दोगे तो बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही दही बनता है, वो भी कितना आप क्वांटिटी में डाल रहे हो, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो शायद ख़राब कर देगी हमारे प्रोडक्ट को। और अगर आपने कम क्वांटिटी में यूज़ किया तो बनेगा ही नहीं। इसीलिए मम्मी क्या करती है, दही बनाने के लिए सर्दियों के अंदर किसी गर्म जगह पे रखती है या उसको गर्म कपड़े से रैप करती है, बट गर्मियों के अंदर नॉर्मल ही दही जम जाता है बाहर के टेम्परेचर में। मतलब तो ये सारी जो रिएक्शंस है ना बेटा, दे वर्क एट ऑप्टिमम कंडीशंस तो टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो बायो रिएक्टर के अंदर भी हमें सेम इसी तरह से ऑप्टिमम कंडीशंस देनी पड़ती हैं। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर्स आर ऑफ स्टीरिंग टाइप, हिलाने वाले जिसको बोलेंगे स्टीर्ड टैंक रिएक्टर्स। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम है 2। इनमें देखो, दिस इज स्टीर्ड टैंक और दिस इज स्पार्जर टैंक। दिस इज स्टीर्ड टैंक, दिस इज स्टीर्ड टैंक बायो रिएक्टर, और ये क्या है बेटा, स्पार्जर टैंक बायो रिएक्टर। देखो क्या करते हैं, ये बड़े सी वैसल है, इस वैसल के अंदर क्या किया है, एक मोटर लगा देते हैं। ये मोटर है,
मोटर के साथ अटैच्ड है बेटा आपके ये शाफ्ट, क्या अटैच है, ये शाफ्ट, ब्लेड्स लगे हुए हैं बेसिकली ये। इसको आपने वेसल को पूरा भर दिया बेटा न्यूट्रिएंट मीडियम से, कल्चर ब्रोथ से, है ना, जिसके अंदर ग्रो करेगा, हमारा कल्चर मीडियम बन गया। और इसके ऊपर हमने एक पीएच कंट्रोलर लगा रखा है। अगर एसिड मीडियम चाहिए तो हम इस यहाँ से एसिड ऐड कर देंगे, और अगर बेस मीडियम चाहिए तो हम बेस ऐड कर देंगे। यहाँ से हम स्टीम देते रहते हैं। साइड पे क्या है, वाटर एक कवरिंग है जहाँ से हम स्टीम पास करवाते हैं इस स्टीम आउटलेट से। स्टीम क्या करेगी बेटा, स्टरलाइज्ड मीडियम बहुत ज़रूरी है हमें, ठीक है। दूसरी चीज़, जो ये ब्लेड्स है नीचे से हम स्टेराइल लेयर भी यहाँ से आती रहती है। जो ब्लेड्स है जैसे ही वो रोटेट करेंगे, सेम वही चीज़ इमेजिन करना जैसे मिक्सी को हम रोटेट करते हैं, तो क्या होता है, रोटेट करने से सर्कुलेशन होगा, बैक्टीरिया जो है ग्रो करेंगे, कल्चर मीडियम के अंदर ग्रोथ होगी, और ऊपर वाले ब्लेड क्या काम करेंगे बेटा, जो झाग बन जाता है ना उसको हटाने का काम करते रहते हैं। तो इन ब्लेड्स की मूवमेंट से कंटिन्यूस एक तरह से ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टीर्ड टैंक। बट जब हम बात करते हैं स्पार्जर टैंक की, बाकी सब कुछ सेम है, बस इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पार्जर ऐड करते हैं बेटा, एक स्पार्जर ऐड करते हैं। स्पार्जर कैसा होता है, समथिंग कुछ इस तरह का, इसके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे होल्स होते हैं, इन होल्स में से जब एयर पास करती है तो बबल्स निकलते हैं। आप ये देख पा रहे हो, ये जो एयर बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये एयर बबल्स दे इंक्रीजेज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, बढ़ाते रहते हैं। तो दो तरह के हमारे पास बायोरिएक्टर्स हैं। पहले बात करें स्टीर्ड टैंक के बारे में, देखो क्या लिखा है। यूजुअली क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, विद अ कर्व्ड बेस होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कर्व्ड बेस है, इजिली मिक्सिंग के लिए, टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स। और जो स्टीरर है फैसिलिटेट करता है इवन मिक्सिंग, इक्वल मिक्सिंग हो जाए और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। ऑल्टरनेटली हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटली एयर कैन बी पास्ड बबल्ड थ्रू द रिएक्टर विद द हेल्प ऑफ दिस स्पार्जर, राइट। ओके, देन आ जाओ, यस, पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर के पास एक तो हो गया बेटा एजिटेटर सिस्टम, हिलाने वाला, कंटिन्यूस हिलाने वाला। दूसरा हो गया ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। तीसरा हो गया बेटा फोम कंट्रोल सिस्टम, ऊपर वाले जो मैंने फोम बताया आपको। फोर्थ हो गया टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम और सैम्पलिंग पोर्ट्स, ताकि हम जो हमारी डिजायर्ड प्रोटीन का टाइम टू टाइम हम उसको हटाते भी रहें, निकालते रहें, फॉर द पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ द कल्चर, ठीक है। तो ये किसके प्रोसेस थे बेटा, ये थे हमारे डाउन स्ट्रीमिंग के प्रोसेसेस, ठीक है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस सच एज सेपरेट कर दिया, प्योरीफाई कर दिया प्रोडक्ट्स को, आफ्टर बनाने के बाद, मतलब बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, प्योरीफाई कर रहे हो, ठीक है। द प्रोडक्ट इज फार्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करोगे। सच फार्मुलेशन, ऐसा नहीं कि सीधा आगे मार्केट में, नो, क्लिनिकल ट्रायल्स लेंगे हम इनके क्लिनिकल ट्रायल्स लेंगे और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ये सारे के सारे प्रोसेस है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो ध्यान से देखो, बनने से पहले तक का जो टाइम है दैट इज अपस्ट्रीम प्रोसेस, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम निकालने वाला प्रोसेस, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्रिजर्वेटिव सारे बायो रिएक्टर के अंदर ये आपकी सारी चल रही रिएक्शन, फिर आपने जो भी प्रोडक्ट उसको सेपरेट कर लिया, सेपरेट करके आपने ये मान लो प्रोडक्ट बन गया आपका दिस वन। अब आपने इसको प्यूरिफाई करते हो, पूरा उसका प्रोसेसिंग करने के बाद आपके पास आता है फाइनल प्रोडक्ट, और प्रोसेस करने के बाद सेफ्टी, एफिकेसी, रिकवरी, कॉस्ट, सब क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। तो ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस इन वन शॉट। देखो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, हमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता क्या है, हमें बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा, जब हम किसी भी होस्ट के डीएनए के अंदर हमारी वाली डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दें, दैट विल एक्सप्रेस और क्या बनाएगी, हमारी डिजायर्ड प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए बेटा कुछ टूल्स। पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, स्टैनले कोहन एंड बोयर ने, ठीक है, 1972 में। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम
कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ई कोलाई के अंदर डलवाकर हमने उसको रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई बना दिया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। उसके बाद हमें क्या क्या टूल्स चाहिए, इसके अंदर हमें एंजाइम चाहिए, हमने उनको डिस्कस किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, नेमिंग कैसे करते हैं हमने वो डिस्कस किया, लाइगेजेस को यूज़ करेंगे, देन हमने देखा क्लोनिंग वैक्टर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आइडियल वैक्टर PBR322 को समझा हमने, देन हमने कॉम्पिटेंट होस्ट को देखा, ठीक है, और उसके बाद हमने पूरे के पूरे प्रोसेस को समझा। तो विद दिस वी हैव डन विद द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड टाइम, इट्स द टाइम नाउ टू से थैंक यू। बट उससे पहले स्कैन करना नहीं भूलेंगे, सो दैट आप कहाँ पहुँच जाएंगे इस स्कैनर से साइंस इजीली यूट्यूब चैनल पर, जहाँ आपको मिलती है ऐसी ही लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं। With this is the time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.